मैं अपने पति की विरासत की बैठक के लिए जा रही थी। जब मैंने ऑटो रिक्शा में बैठा, एक बेघर आदमी दौड़ कर आया और चिल्लाया, मैडम, वो गाड़ी मत चालू कीजिए, आपकी बहू। मेरे शरीर में सर्दी दौड़ गई, लेकिन जब मैं बैठक में पहुंची, तो वह पिशाच मुझे देखकर बेहोश हो गया। मैं इंजन स्टार्ट करने ही वाली थी जब मैंने उसे सुना। एक भयानक चीख, जो सुबह की खामोशी को चीर गई। मैडम, वो गाड़ी मत चालू कीजिए। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर ठंडे पड़ गए। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा वह बाहर आ जाएगा। मैंने सिर घुमाया और उसे देखा। एक गंदा, अस्त व्यस्त आदमी, फटे कपड़े पहने और गंदे बालों के साथ। वह मेरी ओर दौड़ रहा था, जैसे किसी त्रासदी को रोकने की कोशिश कर रहा हो। उसकी बहू यहां रात को थी। मुझे लगा जैसे मेरी सांसें रुक गईं। अद्रिया, मेरी बहू अद्रिया, सुबह के समय मेरे ऑटो के पास थी। वह आदमी मेरी खिड़की पर हथेलियां मार रहा था, जिससे कांच पर मिट्टी के धब्बे बन गए। उसकी आंखें, गहरी और लाल, मुझसे ऐसी अर्जेंसी से देख रही थी कि मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। यह पागल की नजर नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की नजर थी जिसने कुछ भयानक देखा था। मत चालू कीजिए कृपया। मैंने जो देखा, मैंने खिड़की को थोड़ी नीचे किया, सांसें लेते हुए। क्या? आपने क्या देखा? मैंने फुसफुसाया। वह एक कदम पीछे हटा, कांपते हुए। वह और एक सूट वाला आदमी ने बोनट खोला। उनके पास एक छोटी सी थैली थी। मैं वहां कोने में था। कोई मुझे नहीं देख रहा था, लेकिन मैं सब कुछ देख रहा था। मेरे हाथों से चाबियां छूट गईं। वे मेरे गोद में गिरी, एक धातु की आवाज में जो उस खामोशी में बहुत तेज थी। सब कुछ एक भयानक तरीके से समझ में आने लगा। जूलियन, मेरे पति, की मृत्यु को केवल 3 सप्ताह हुए थे। डॉक्टरों ने कहा था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा, लेकिन मुझे पता था कि कुछ ठीक नहीं था। जूलियन हमेशा से स्वस्थ थे, उनका ध्यान रखते थे, न शराब पीते थे, न धूम्रपान करते थे। और अचानक वह अस्पताल में चले गए, केवल अद्रिया के साथ। और अब यह आदमी, जो शहर की परछाइयों में जी रहा था, मुझे कह रहा था कि मेरी बहू रात में मेरी गाड़ी को छू रही थी। आप मुझे यह क्यों बता रहे हैं? मैंने अभी भी टूटे हुए स्वर में पूछा। उसने नजरें झुका लीं, क्योंकि उसके पति ने एक बार मेरे साथ अच्छा किया था। उन्होंने मुझे खाना दिया जब सब मुझ पर थूक रहे थे, और रात को मैंने उसे सपना में देखा। उसने कहा कि आपको संभाल कर रखना। मेरी आंखों में आंसू आ गए। जूलियन, हमेशा इतना निस्वार्थ, हमेशा इतना दयालु, और अब यहां तक कि जहां भी वह था, वो मेरी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। मैंने ऑटो से बाहर निकली। मेरे पैर कांप रहे थे। सुबह की धूप ने मेरे चेहरे को छुआ, लेकिन मुझे अंदर से ठंड महसूस हो रही थी। मैंने गाड़ी के सामने चलकर बोनट खोला, अदृश्य हाथों से, और जो मैंने देखा, उसने मेरी सांसें रोक दी। एक तार काटा गया था, टूटा नहीं, बल्कि सावधानी से काटा गया था। और इंजन के पास, धातु के टुकड़ों के बीच, एक छोटी प्लास्टिक की थैली थी जिसमें एक पारदर्शी तरल था जो पेट्रोल की तरह महक रहा था। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। यदि मैंने वह इंजन चालू किया होता, यदि मैंने गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया होता, तो सब कुछ विस्फोट हो जाता। मैं भी उड़ जाती। मैं गाड़ी के खिलाफ गिर गई। मेरी घुटने कमजोर थे और दृष्टि धुंधली थी। अद्रिया मुझे मारना चाहती थी। मेरी अपनी बहू, वह महिला जो हर रात मेरे बेटे को गले लगाती थी, जो हर पारिवारिक डिनर में मुझे मुस्कुराती थी, जो मुझे उस मीठी और झूठी आवाज में माँ एल्विरा कहती थी। उसने मुझे मारने की कोशिश की, और सबसे बुरी बात यह थी कि मुझे उसी सुबह जूलियन के वसीयत की पढ़ाई के लिए वकील के कार्यालय जाना था। वह वहां होगी, मुस्कुराते हुए, इंतजार करती हुई, यह मानते हुए कि मैं कभी नहीं पहुंचूंगी। यदि यह कहानी ने आपको पहले शब्द से ही पकड़ लिया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जिंदगी की ऐसे ही कहानियां सुन सकें, जो आपको महसूस कराएं, सोचने पर मजबूर करें, और कभी ना भूलें। मैंने बोनट को मजबूती से बंद किया, अपने आंसू को हाथ के पिछले हिस्से से पहुंचा, और उस आदमी की तरफ देखा जिसने मेरी जान बचाई थी। आपका नाम क्या है? मैंने पूछा। सब मुझे पतला कहते हैं मैडम।
धन्यवाद। पतला। जूलियन की बात सुनने के लिए धन्यवाद। मैंने अपने पर्स से जितना नकद था, निकाल लिया। ये ज़्यादा नहीं था, लेकिन कुछ तो था। मैंने उसे हाथ में रख दिया। मैं जल्दी लौटूंगी और जब लौटूंगी, तो मुझे बताना कि आपने क्या देखा। हर एक विवरण। उसने सिक्के अपने सीने से चिपकाए जैसे वे सोने के हों। मैंने एक ऑटो रिक्शा बुलाया। मैं उस गाड़ी में अपनी जान जोखिम में नहीं डालने वाली थी। अब भी नहीं। लेकिन जब ऑन्टो शहर की सड़कों पर चल रहा था, तो मेरे सीने में एक ठंडी और ठोस सच्चाई बैठ गई। अद्रिया ने एक गलती की थी। उसने मुझे कम आंका था। वह सोचती थी कि मैं केवल एक बूढ़ी विधवा हूं, कमजोर, आसानी से खत्म होने वाली। लेकिन वह गलत थी, क्योंकि अब मुझे सब कुछ पता था और एक जानकार महिला खतरनाक होती है। वकील का कार्यालय मेरा इंतजार कर रहा था। मेरी बहू मेरा इंतजार कर रही थी और मैं उस दरवाजे में ऐसे प्रवेश करने वाली थी जैसे कुछ नहीं हुआ हो। लेकिन अंदर से मैं पहले से ही युद्ध में थी और इस बार मैं हारने वाली नहीं थी। वकील के कार्यालय की हवा पुरानी कागजों और गर्म कॉफी की महक से भरी थी। दीवारें बेज रंग की थीं। सोने की फ्रेम में लगे चित्र, महोगनी की मेज, सब कुछ इस पल को गंभीरता देने के लायक डिजाइन किया गया था। लेकिन मुझे कोई गंभीरता महसूस नहीं हो रही थी। मुझे उल्टी सी आने लगी। अद्रिया पहले से ही वहां थी जब मैं पहुंची, मेरे बेटे मार्सेलो के साथ बैठी हुई, पैर क्रॉस किए हुए, और वह परफेक्ट मुस्कान जो हमेशा एक मास्क की तरह होती थी। उसने एक काली फिटी हुई ड्रेस, साधारण लेकिन स्टाइलिश, बालों को नीची पोनीटेल में बांधा हुआ, मोती के झुमके, बेदाग मेकअप, एक आदर्श विधवा या ऐसा दिखने की कोशिश कर रही थी। जब उसने मुझे दरवाजे पर देखा तो उसकी आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं। ये एक ऐसा इशारा था जो लगभग अदृश्य था, लेकिन मैंने इसे देख लिया। मैंने उसका आश्चर्य देखा, उसका डर भी। वह नहीं चाहती थी कि मैं जिंदा यहां आऊं। मां। मार्सेलो तुरंत उठकर मुझसे गले मिला। उसका शरीर तनाव से भरा हुआ था। मेरे बेटे ने 3 हफ्तों में 10 साल बूढ़ा लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। दाढ़ी बेतरतीब थी। और जब उसने मुझे अपने सीने से गले लगाया, तो मैंने महसूस किया कि वह कांप रहा था। मेरे प्यारे बेटे, मैंने उसकी पीठ को सहलाते हुए फुसफुसाया, मैं यहां हूं। अद्रिया भी उठी, धीरे धीरे, जैसे नाटकीय अंदाज में मेरे पास आई, और उसने मुझे एक तरह की झूठी गर्मी से गले लगाया, जो पहले से ही मेरे पेट में गड़बड़ कर रही थी। मां एल्विरा, उसने नरम आवाज में कहा, आपका यहां आना बहुत अच्छा है। हम चिंतित थे। उसकी पीठ पर उसके हाथ ठंडे थे और उसका इत्र बहुत मीठा था। जब वह मुझसे अलग हुई, तो हमारे आंखों का संपर्क एक क्षण के लिए बहुत लंबा हो गया। मैंने अपनी नजर नहीं हटाई, उसने हटा ली। तो शुरू करते हैं। वकील रोमेरो, एक लगभग 60 वर्षीय व्यक्ति जिनकी मोटी चश्मा और नीली टाई थी, ने डेस्क पर एक लेदर फोल्डर खोला। मैं जानता हूं कि यह ओर्तेगा परिवार के लिए एक कठिन समय है, लेकिन यह जरूरी है कि हम श्री जूलियन की अंतिम इच्छाओं को पूरा करें। उसके बगल में युवा वकील जर्मन सोलिस चुपचाप एक कोने से नोट्स ले रहा था। मैंने डेस्क के सामने बैठ गई। मार्सेलो मेरी दाईं ओर, अद्रिया मेरी बाईं ओर, इतनी करीब कि मैं उसकी सांसों को सुन सकती थी। वकील ने पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। मुख्य घर मेरे नाम पर था, व्यक्तिगत बैंक खाते भी। कुछ जमीनें प्यूबला में मार्सेलो और उसकी बहन सोफिया के बीच बांटी जाएंगी, जो मोंटेरे में रहती थी और नहीं आ सकी। पर फिर वह हिस्सा आया जिसने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे जमीन मेरे पैरों से खिसक रही हो। और वसीयत के अनुसार, जो 12 अगस्त को संशोधित की गई थी। वकील ने एक पल के लिए रुका और मुझे अपनी चश्मे के ऊपर से देखा। हाँ, रोमा कॉलोनी में स्थित संपत्तियां, तालने पेंटला में गोदाम और पोलांको में अपार्टमेंट श्रीमती अद्रिया सलाजार ओर्तेगा के नाम पर हैं। चुप्पी। इतनी भारी चुप्पी कि मैंने इसे अपने सीने पर महसूस किया। क्या? मेरी आवाज बस एक फुसफुसाहट के रूप में निकली। वकील ने असहजता से खांसी की। यह श्री जूलियन द्वारा उनके निधन से 3 महीने पहले किया गया संशोधन है, जो एक वकील के सामने हस्ताक्षरित है। यहां दस्तावेज हैं।
उसने कुछ कागजात मेरी ओर बढ़ाए। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं उन्हें ठीक से पकड़ नहीं पा रही थी। वहां जूलियन के हस्ताक्षर थे, उसका नाम, तारीख। लेकिन कुछ सही नहीं था। जूलियन कभी भी मुझसे ऐसा कुछ नहीं छुपाता। उसने अद्रिया के नाम पर संपत्तियों को छोड़ने की कभी कल्पना नहीं की। हम एक टीम थे, हमेशा रहे हैं। माँ, पिताजी ने मुझसे बताया। मार्सेलो की आवाज थकी हुई, लगभग हार गई थी। उन्होंने कहा कि अद्रिया ने पिछले कुछ महीनों में उनके लिए बहुत समर्थन दिया है, कि वह हमारा भविष्य सुनिश्चित करना चाहते थे। मैंने अपने बेटे की ओर दिल तोड़ते हुए देखा। और तुम जानते थे, अगर तुमने मुझसे कुछ नहीं बताया। मार्सेलो ने नजरें झुका लीं। मैं तुमसे चिंता नहीं बढ़ाना चाहता था। मैंने सोचा कि पिताजी तुम्हें उस समय बताएंगे। अद्रिया ने अपने हाथ को मार्सेलो के ऊपर रखा। एक अधिकारपूर्ण इशारा, सीमाएं निर्धारित। एल्विरा, मैं जानती हूं कि यह तुम्हारे लिए एक आश्चर्य है, उसने उस नियंत्रित, लगभग सहानुभूतिशील आवाज में कहा। लेकिन जूलियन मुझ पर भरोसा करता था। वह जानता था कि मैं मार्सेलो और तुम्हारी देखभाल करूंगी। बिल्कुल। उसके शब्द जैसे जहर थे जो रेशमी कपड़े में लिपटे हुए थे। मैंने कुर्सी से उठकर खड़े होने की कोशिश की। मेरे पैर ऐसे भारी थे जैसे मैं पत्थर ढो रही थी। मुझे हवा चाहिए। मैं उस कमरे से बाहर निकली, इससे पहले कि कोई मुझे रोक सके। वकील के कार्यालय का गलियारा तंग और ठंडा था। मैंने दीवार का सहारा लिया, सांस लेने की कोशिश कर रही थी, सोचने की कोशिश कर रही थी। 3 संपत्तियां, करोड़ों रुपए, अद्रिया के नाम पर। और उसने उसी सुबह मुझे मारने की कोशिश की। क्यों? उसे और क्या चाहिए था? उसे मुझसे और क्या छीनना था? जवाब स्पष्ट और बरबराया। वह सब कुछ चाहती थी। मैंने अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। अद्रिया थी। वह उस कक्ष से निकली, एक अड्डिग मुस्कान के साथ, जैसे दुनिया में कुछ भी उसे छू नहीं सकता। एल्विरा, मैं समझती हूँ कि तुम हैरान हो, लेकिन यही जूलियन चाहता था। हमें उसकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए, क्या तुम नहीं सोचती? मैंने उसे घूरते हुए देखा। मेरे शरीर का हर मांसपेशी तना हुआ था। तुम मेरी गाड़ी के पास रात को थी। उसकी मुस्कान एक पल के लिए डगमगाई, बस एक पल के लिए। लेकिन यह काफी था। क्या? नहीं, तुम ऐसा क्यों करोगी? किसी ने तुम्हें देखा? उसकी आंखों में कठोरता आ गई। उसकी मास्क धीरे धीरे टूटने लगी। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो एल्विरा। शायद तनाव तुम्हें प्रभावित कर रहा है। तुम्हें आराम करना चाहिए। वह घूमी और कक्ष में लौट गई। मुझे उस ठंडे गलियारे में अकेला छोड़ दिया। लेकिन मुझ में कुछ बदल गया था। मुझे अब डर नहीं लग रहा था। मुझे स्पष्टता थी। अद्रिया ने यह सब योजनाबद्ध किया था। उसने जूलियन को मैनिपुलेट किया था, दस्तावेजों की नकल की थी, मुझे मारने की कोशिश की थी। और अब एक वकील के सामने वह अपना सौदा ले रही थी। लेकिन उसने एक गलती की। उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया और मैं हर सेकंड का उपयोग करने जा रही थी जो मुझे उसकी धोखाधड़ी को बेनकाब करने, जो मेरा था उसे वापस पाने, और जूलियन के साथ उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए उसे सजा दिलाने के लिए था। मैं कक्ष में लौटी, बैठ गई। जो कुछ भी हस्ताक्षर करना था किया, लेकिन अंदर से युद्ध शुरू हो चुका था और इस बार मैं अंत तक लड़ने वाली थी। अगले कुछ दिन एक खामोश धूस्वप्न थे। मैं अपने घर लौटी, उस घर के बारे में सोचते हुए जो जूलियन और मैंने 30 साल पहले साथ में बनाया था। सब कुछ मुझे अलग सा लग रहा था। दीवारें अब मुझे सुरक्षा नहीं दे रही थीं। फर्नीचर, तस्वीरें, सब मुझे एक ही सवाल का जवाब देने के लिए कह रहे थे। सच में क्या हुआ? मैं सो नहीं पा रही थी, कुछ खा नहीं पा रही थी। हर बार जब मैं आंखें बंद करती, मुझे इंजन में छिपी गैस की बोतल दिखाई देती। अद्रिया की मुस्कान मेरे सामने थी, उसकी मीठी और झरीली आवाज सुनाई दे रही थी। और फिर अफवाहें शुरू हुईं। यह बाजार में था जब मैंने पहली बार यह सुना। मैं सब्जियां खरीदने जल्दी गई थी, अपने टूटे हुए जीवन में थोड़ी सामान्यता बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। कोने पर चिलीज और टमाटर बेचने वाली लुपिता ने मुझे उस अनमने से मुस्कान के साथ नमस्ते किया, जो लोग तब करते हैं जब उन्हें नहीं पता होता
क्या कहना है? दिया है। एल्विरा जी, आप कैसे हैं? धीरे-धीरे, मैंने कहा, लेकिन उसकी नज़रें मुझसे बच रही थीं। वह टमाटर को चुराने के लिए असहजता से सजा रही थी। सुनिए, क्या ये सच है कि उसने गर्दन घुमाई। मुझे माफ़ करें, मुझे नहीं बोलना चाहिए। मेरे दिल में कुछ कस गया। क्या सच है लुपिता? उसने धीरे से कहा। लोग कहते हैं कि जूलियन का दिल का दौरा नहीं पड़ा। अस्पताल में कुछ अजीब हुआ। मैं ठठक गई। सब्जियों की थैली मेरे हाथ से गिरने वाली थी। किसने कहा? लोग बात करते हैं एल्विरा जी। कहते हैं कि आपकी बहू हर दिन अकेले अस्पताल जाती थी और डॉक्टर कभी ठीक से नहीं बता पाए कि क्या हुआ। एक इतना स्वस्थ आदमी ऐसे ही। उसने हाथ से इशारा किया जैसे कि कुछ हवा में उड़ गया हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पैसे दिए, अपने सामान उठाए और वहां से ऐसे निकली जैसे मेरे कानों में दिल की धड़कन गूंज रही हो। लेकिन यह वहीं खत्म नहीं हुआ। फार्मेसी में कैशियर ने मुझे दया से देखा। बेकरी में दो महिलाएं मेरे अंदर आते ही चुप हो गईं और मेरी गली के कोने पर मैंने नंबर 12 की पड़ोसी करमेले को किसी दूसरी महिला से बातें करते देखा। जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने अपनी आवाज नीचे की ओर मुड़ गई। लेकिन मैंने सुना, सुनो, बहू अब 3 प्रॉपर्टी अपने नाम कर चुकी है। बेचारी एल्विरा, और वह उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। हर शब्द एक चाकू की तरह था। ये केवल इतना नहीं था कि अद्रिया ने मुझे धोखा दिया, बल्कि पूरी कॉलोनी इस बारे में जानती थी, या कम से कम संदेह कर रही थी। और मेरे पास कोई सबूत नहीं था, सिर्फ एक विशाल शून्यता थी जहां पहले मेरा विश्वास था। उस रात घर में अकेली मैं जूलियन की डेस्क के सामने बैठ गई। यह एक पुराना गहरा लकड़ी का फर्नीचर था जिसमें गहरे दराज थे, और एक डेस्क लैंप थी जिसका वह कॉन्ट्रैक्ट्स देखने के लिए उपयोग करता था। मैंने पहले दराज को खोला। कागज, पुराने बिल, बिजली की रसीदें। दूसरे दराज में नोटबुक, पेन, एक हमारी तस्वीर अकुपुल्को में, धूप में मुस्कुराते हुए। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। जूलियन, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैंने फुसफुसाया। फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। तीसरे दराज में सबसे गहरे में एक मैनिला फोल्डर था। ये कुछ पुराने आर्किटेक्चरल प्लान्स के नीचे छिपा हुआ था। मैंने इसे कांपती हुई हाथों से निकाला। इसके अंदर बैंक स्टेटमेंट थे, लेकिन वे नहीं थे जो मैं जानती थी। यह एक खाता था जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। जूलियन और अद्रिया के नाम पर। मुझे लगा जैसे दुनिया थम गई। बैंक के लेन देन। अगस्त में 2 मिलियन रुपए निकाले गए, सितंबर में 1 और मिलियन, और फिर ठीक 1 सप्ताह पहले जब जूलियन की मृत्यु हुई, 3 मिलियन का एक और ट्रांसफर। कुल 8 मिलियन। उनकी मृत्यु से पहले 6 और 2 बाद। बिना मेरी जानकारी के मैंने तारीखें देखी, उन्हें अपने कैलेंडर से मिलाया। उन सभी लेन देन के दिन जब मैं बाहर थी, अपनी बहन से क्यूरेटेरो में मिल रही थी, टेपोस्टलान में एक आध्यात्मिक रिट्रीट में। अद्रिया ने सही पल का इंतजार किया। और जूलियन जूलियन को पता था या उसने उसे भी धोखा दिया था। मेरे हाथ इतनी तेजी से कांप रहे थे कि कागज मेरे उंगलियों के बीच मिचलाने लगे। तभी फोन की घंटी बजी। यह एक अनजान नंबर था। मैंने हिचकिचाते हुए उठाया। एल्विरा मोंटेस। हाँ, कौन बोल रहा है? मैं डॉक्टर वागास हूं। मैंने अस्पताल सान राफेल में काम किया जब आपका पति भर्ती था। मेरी सांसें थम गईं। क्या? आपको क्या चाहिए डॉक्टर? एक लंबा सन्नाटा था, बहुत लंबा। मुझे आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करनी है। कुछ ऐसा है जो उस समय जांचना चाहिए था, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता था। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे अपने मंदिरों में धड़कन महसूस हो रही थी। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आपके पति की अंतिम घंटों के बारे में, उनकी रक्त में जो हमने पाया और कौन उनके साथ था जब सब कुछ हुआ। मैंने आंखें बंद कर लीं। आंसू गर्म, उग्र, आजाद होकर बहने लगे। बताइए कहाँ और कब? कल दोपहर 3 बजे अस्पताल के सामने की कैफेटेरिया में। अकेले आइए। उसने फोन रख दिया। मैं वहां जूलियन की डेस्क पर बैठी रही। स्टेटमेंट मेरे सामने बिखरे हुए थे और फोन अभी भी मेरे हाथ में था। अफवाहें सच थीं।
कुछ भयानक हुआ था और सबको पता था, लेकिन कोई भी इसे ज़ोर से कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं भी नहीं, क्योंकि मैं अब चुप नहीं रहने वाली थी। कल मैं सच जानूँगी, पूरे सच को। और अगर अद्रिया ने मेरे पति को मार डाला, अगर उसने मेरे लिए सब कुछ चुराने के लिए उनके अंतिम दिन झड़ दिए, तो उसे भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना समय लगेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यह कितनी दर्दनाक होगी। जूलियन को न्याय मिलना चाहिए और मैं उसे दिलाने वाली थी। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैं जागती रही। बिस्तर पर लेटे-लेटे छत को देखते हुए मैं याद कर रही थी कि वह पल कब था, जब सब कुछ बिखरना शुरू हुआ। वह पल जब अद्रिया प्यारी बहू से बदलकर कुछ और बन गई। और फिर मुझे सब कुछ स्पष्ट दिखा। ये 4 साल पहले की बात है। मार्सेलो एक रविवार को घर आया, अद्रिया को अपने हाथ में थामे हुए, जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। उस वक्त उसकी उम्र 28 साल थी और मार्सेलो 32 का। माँ, पिताजी, मैं आपको एक बहुत खास व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूँ। अद्रिया हमारे कमरे में आत्मविश्वास से कदम रखी, जैसे उसने पहले से ही इसका अभ्यास किया हो। उसने एक सफेद रंग का कुर्ता पहना था, जिसमें छोटे-छोटे फूल थे, और उसके बाल लहराते हुए उसके कंधों पर गिर रहे थे। उसने हल्के मेकअप के साथ निचली ऊंचाई की चप्पलें पहनी थीं, जो उसे मासूमियत का आभास दे रही थी। नमस्ते, श्रीमती एल्विरा। उसने एक गर्म मुस्कान के साथ अपना हाथ बढ़ाया। मार्सेलो ने मुझसे आपकी बहुत तारीफ की है। जूलियन पहली ही नजर में उसकी ओर आकर्षित हो गया। क्या लड़की है, बहुत शिक्षित, उसने बाद में कहा, जब वे चले गए। लेकिन मेरे भीतर कुछ ठीक नहीं था। शायद यह उसकी आंखों के घर में आते समय का नजरिया था, जिसमें जिज्ञासा नहीं, बल्कि मूल्यांकन था। जैसे वह हर फर्नीचर, हर चित्र और हमारी जिंदगी के हर इंच को माप रही हो। शायद यह उस वक्त था जब उसने प्रवेश द्वार पर रखे चीनी के फूलदान को छुआ और मृदु स्वर में पूछा, क्या यह पुराना है? इसकी कीमत जरूर बहुत होगी। या शायद यह सिर्फ एक माँ का अंतर्ज्ञान था, वह अजीब सी बेचैनी जो कहती है, यह व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा वह दिखता है। लेकिन मार्सेलो तो दीवाना था, और जब बेटा प्रेम में होता है तो माँ का अस्तित्व अदृश्य हो जाता है। 6 महीने बाद उनकी शादी हो गई, एक भव्य और महंगी शादी, जिसका खर्च जूलियन और मैंने लगभग पूरा उठाया। अद्रिया ने कहा कि उसके परिवार के पास ज्यादा आर्थिक मदद नहीं थी, क्योंकि वे एक साधारण जीवन जीते थे। हमने, जाहिर है, इसे समझा या ऐसा ही सोचा। शादी के बाद धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं, इतनी धीरे कि आप इसे महसूस भी नहीं कर सकते। जैसे कोई पौधा मुरझाता है, वह एकदम से नहीं मरता, बल्कि एक पत्ते के बाद एक पत्ता सूखता है। पहले पारिवारिक डिनर में अद्रिया हमेशा लेट आने या जल्दी जाने का बहाना बनाती थी। मेरे पास काम है, मुझे सिर दर्द है, मार्सेलो और मेरे पास कुछ योजनाएं हैं। फिर उसने हर चीज पर अपनी राय देना शुरू कर दिया। सास जी, क्या आपको नहीं लगता कि यह कमरा नवीनीकरण की जरूरत है? यह थोड़ा पुराना लग रहा है। जूलियन, मैंने पोलांको में कुछ अद्भुत संपत्तियां देखी हैं। आपको पहले निवेश करना चाहिए, इससे पहले की कीमतें और बढ़ें। मार्सेलो ने मुझे बताया कि उनके पास पुएब्ला में जमीनें हैं। क्या उन्हें बेचना बेहतर नहीं होगा और उस पैसे को काम में लगाना चाहिए? वह हमेशा पैसे, निवेश और संपत्तियों की बात करती थी। और जूलियन, जो एक नेक लेकिन विश्वास करने वाला आदमी था, ने उसकी बातें सुनना शुरू कर दिया। वह स्मार्ट है, एल्विरा, वह मुझसे कहता था। उसके पास व्यापार की दृष्टि है। मैंने एक से अधिक बार उसे चेतावनी देने की कोशिश की। जूलियन, ये लड़की सिर्फ पैसे की बात करती है। क्या यह अजीब नहीं है? वो हंसकर कहता, तुम ज्यादा सोच रही हो प्रिय। वह केवल मदद करना चाहती है। लेकिन मैं ज्यादा नहीं सोच रही थी। मुझे याद है जब मैंने जूलियन की जैकेट की जेब में एक क्रेडिट कार्ड पाया, एक कार्ड जिसे मैंने पहचाना नहीं। मैंने देखा, वह उसके नाम पर था, लेकिन अद्रिया अतिरिक्त उपयोग करता थी। खर्च, लाखों रुपए कपड़ों, रेस्तरां, यात्रा में, सब कुछ मेरे पति द्वारा भुगतान किया गया। जब मैंने उसे सामना किया तो जूलियन असहज हो गया।
मैंने उसे आपातकाल के लिए कुछ बार काट दिया था। आपातकाल? एक 50,000 रुपए का बैग आपातकाल है? एल्विरा, वह हमारे बेटे की पत्नी है। आप चाहती हैं कि मैं उसे मना कर दूं? ये पहली बार था जब हम उसके लिए झगड़े थे, और निश्चित रूप से यह आखिरी नहीं था। अद्रिया ने जूलियन से उसके कार्यालय में मिलने आना शुरू कर दिया, बस सलाह मांगने के लिए, मार्सेलो कहता था। लेकिन मुझे पता था कि वहां कुछ और है। मैंने देखा कि मेरे पति हर बार घर आते समय और भी चुप और दूर होते जा रहे थे। एक दिन मैं उसे उसके अध्ययन में पाया, जब वह अपने हाथों में सिर थामे बैठा था। क्या हुआ मेरे प्रिय? कुछ नहीं, मैं थका हुआ हूं। जूलियन, मुझसे बात करो। उसने नजर उठाई। उसकी आंखें थकी और उदास थीं। मैंने कुछ कागजात पर हस्ताक्षर किए, जो शायद मुझे नहीं करने चाहिए थे। मेरा दिल ठहर गया। कौन से कागजात? अद्रिया ने मुझसे एक निवेश में मदद करने को कहा। उसने कहा कि यह बहुत जरूरी है, कि मार्सेलो भविष्य को लेकर चिंतित है। मैं केवल मदद करना चाहता था। कितना? 2 मिलियन। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई हो। जूलियन, क्या तुम पागल हो? मुझे पता है, मुझे पता है कि यह मूर्खता थी, लेकिन उसने कहा कि वह इसे लौटा देगी, कि यह सिर्फ अस्थायी था। बिल्कुल, उसने कुछ भी वापस नहीं किया। और जब मैंने मार्सेलो से बात करने की कोशिश की, तो उसने उसका बचाव किया। माँ, आप अन्याय कर रही हैं। अद्रिया ऐसी नहीं है। तुम उसे मेरे जैसा नहीं जानते। मार्सेलो, अपनी आंखें खोलो। वह तुम्हारे पिता का उपयोग कर रही है। बस करो। उसकी आवाज हॉल में गूंज उठी। तुमने पहले दिन से उसकी विश्वसनीयता पर शक किया है। तुम्हें पता है, अद्रिया, मैंने कहा, तुम सही थी। उसने कहा कि तुम कभी मुझे खुश नहीं देख सकोगी। उन शब्दों ने मुझे तोड़ दिया, क्योंकि वे मेरे बेटे के शब्द नहीं थे। वे उसके शब्द थे, अद्रिया की जुबान से निकले। उसने जूलियन को जहर दिया, न कि किसी पदार्थ से, बल्कि विचारों और झूठ से। उस भयानक कौशल के साथ जो कुछ लोगों में होता है, जिससे तुम अपनी वास्तविकता पर संदेह करने लगते हो। और जब मैं अपने बेटे को खो रही थी, जूलियन बीमार पड़ने लगा। ये थकान से शुरू हुआ, फिर चक्कर आने लगे, फिर पेट में दर्द जो डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था। ये तनाव है, वे कहते थे, ज्यादा आराम करें। लेकिन मैं जानती थी कि यह तनाव नहीं था, क्योंकि हर बार जब अद्रिया उससे मिलती थी, जूलियन की हालत और बिगड़ने लगती थी। जब मैं अपनी बीमार बहन से मिलने क्वेरेटेरो में थी, उस दौरान जूलियन को अचानक दिल का दौरा पड़ा, और उस समय उसके साथ केवल अद्रिया थी। अब जब मैं अपने बिस्तर पर बैठी थी, चादरें ठंडी थीं और घर में सन्नाटा था, मैंने सब कुछ समझ लिया। अद्रिया इस परिवार में प्यार के लिए नहीं आई थी। वह तो हमें नष्ट करने आई थी, और सबसे बुरी बात यह है कि वह सफल हो गई। लेकिन एक चीज थी जो वह मुझसे नहीं ले सकती थी। वह थी मेरी लड़ाई की इच्छा। कल मैं डॉक्टर वाग्नस से मिलने वाली थी। कल मुझे उस अस्पताल में हुई घटना की सच्चाई पता चलेगी, और जब मुझे जवाब मिलेंगे, तो अद्रिया को पता चलेगा कि उसने गलत महिला को कम आंका है। क्योंकि एक माँ कई चीजें माफ कर सकती है, लेकिन कभी भी उस व्यक्ति को नहीं माफ करेगी जिसने उसके जीवन के प्यार को छीन लिया। और मैंने अभी तय किया था कि माफी अब कोई विकल्प नहीं है। अगले सुबह मैं एक बर्फीली निश्चितता के साथ जागी। मुझे सबूत चाहिए थे। मुझे कुछ ठोस ठोस चाहिए था, जिसे नजरअंदाज या विधवा की पागलपन के रूप में नहीं ठुकराया जा सके। कुछ ऐसा जो यहां तक कि मार्सेलो भी नकार ना सके। और वह कुछ मेरी गाड़ी में था। मैंने सीढ़ियां उतरते समय अभी भी बाथरोब में थी। मेरे बाल बेतरतीब छोटी में बंधे हुए थे। सूरज की पहली किरणें खिड़कियों से होकर प्रवेश कर रही थीं। सब कुछ हल्के नारंगी रंग में रंग रहा था। घर में पुरानी कॉफी और सन्नाटे की गंध थी। मैंने एक कप चाय बनाई, लेकिन उसे नहीं पिया। मेरे हाथ बहुत कांप रहे थे। सुबह 8 बजे मैंने डॉन सर्वांडो को फोन किया। वह जूलियन का विश्वसनीय मैकेनिक रहा है। 60 के दशक का एक आदमी, जिसके हाथों में चर्बी के दाग और ईमानदारी थी। अगर कोई मुझे मेरी गाड़ी के बारे में सच बता सकता था, तो वह वहीं था। डोना एल्वेरा। दूसरी तरफ उसकी आवाज हैरान थी। आप कैसी हैं? मुझे डॉन जूलियन के लिए बहुत दुख है।
धन्यवाद, सेरवांडो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। क्या आपकी गाड़ी को कुछ हुआ है? मुझे नहीं पता। यही तो मैं जानना चाहती हूँ। एक पल की चुप्पी थी। मैं आ रहा हूँ। वह आधे घंटे बाद अपनी पुरानी ट्रक में आया, जिसमें जलते हुए तेल और सिगरेट की गंध थी। उसके पास एक औजारों का बक्सा था और वह गंभीरता से दिख रहा था। जब चीजें महत्वपूर्ण होती थीं, मुझे गाड़ी दिखाइए डोना। मैंने उसे गैरेज में ले जाकर दिखाया। मेरी ग्रे सेडान उसी जगह खड़ी थी जहां मैंने इसे पतले के चिल्लाने के बाद छोड़ा था। मैंने तब से इसे नहीं छुआ था। सेरवांडो ने बोनट के सामने झुककर इसे खोल दिया और कई मिनटों तक कुछ नहीं कहा, बस देखता रहा, तारों को छूता रहा। उसकी भौहें और गहरी होती गईं। हे भगवान, उसने मरमट किया। मेरा पेट सिकोड़ गया। क्या हुआ? उसने अपनी जेब से एक छोटा टॉर्च निकाला और इंजन की तरफ रोशनी डाली। फिर उसने मुझसे उस डरावनी अभिव्यक्ति के साथ मुंह मोड़ा जो मैंने कभी नहीं देखी थी। डोना एल्विरा, आपने इस गाड़ी को यहां पार्क करने के बाद स्टार्ट किया था? नहीं, किसी ने मुझे चेतावनी दी थी कि ऐसा ना करो। खुशकिस्मती से उसने अपने हाथों को गंदे कपड़े पर पोंछा और मुझे पास आने का इशारा किया। आइए, इसे देखिए। मैं पास गई, हालांकि हर कदम मुझे मुश्किल लग रहा था। मैं नहीं देखना चाहती थी, लेकिन मुझे करना था। सेरवांडो ने एक साफ सुथरा, लगभग शल्यक्रियात्मक रूप से काटा हुआ तार दिखाया। यह तार है जो इग्निशन सिस्टम को फ्यूल पंप से जोड़ता है। ये काटा हुआ है, टूटा नहीं। तेज चीज से काटा गया है, शायद चाकू। मेरी गले में घुटन होने लगी। और इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि किसी ने चाहा कि गाड़ी तुरंत स्टार्ट ना हो, कि आप कोशिश करें, कई बार कोशिश करें। क्यों? उसने कुछ चिमटियों से निकाला। यह एक प्लास्टिक की थैली थी जिसमें वाष्पशील मिश्रण था, जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर रखा गया था। इग्निशन के तार को चाकू से काटा गया था। एक ऐसा संयोजन जो सेकेंडरी इग्निशन और तत्काल विस्फोट के लिए अनुकूल था। मेरी सांस रुक गई। अगर मैंने इसे स्टार्ट करने की कोशिश की होती तो क्या होता? सेरवांडो ने मेरी आंखों में सीधे देखा। गर्मी उस थैली को पिघला देती। तरल गर्म इंजन पर गिरता और स्टार्टर की चिंगारी से उसने थम लिया। यह विस्फोट करता, टोना एल्विरा, अब विस्फोट हो जाती। मेरे पैर कमजोर पड़ गए। मुझे गैरेज की दीवार के खिलाफ टिकना पड़ा ताकि मैं गिर न जाऊं। दुनिया घूम रही थी। क्या आप सुनिश्चित हैं? पूरी तरह से। ये कोई हादसा नहीं है। ये किसी बेवकूफ बच्चे का वंदलिज्म नहीं है। यह है, उसने निगल लिया, हत्या का प्रयास। ये शब्द हवा में लटके, पत्थरों की तरह भारी। हत्या का प्रयास। किसी ने मुझे मारने की कोशिश की। किसी ने योजना बनाई कि मैं अपने खुद के गाड़ी में, अपने गैरेज में जलकर मर जाऊं, बिना गवाहों के, बिना रास्ते के। और वह कोई अद्रिया थी। मेरी आवाज फटी हुई सी निकली। मुझे यह सब दस्तावेज करना है, फोटो, वीडियो, जो भी जरूरी हो। मैं सोच ही रहा था। उसने अपना मोबाइल निकाला। मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा और फिर हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। नहीं, अभी नहीं। उसने मुझे उलझन में देखा। डोना एल्विरा, ये गंभीर है। अगर किसी ने कोशिश की, मैंने कहा, मुझे पता है, लेकिन मुझे और सबूत चाहिए। मुझे यह सुनिश्चित करना है कि कोई संदेह ना हो। कोई भी संदेह नहीं। सेरवांडो ने बोनट को सावधानी से बंद किया, जैसे कि गाड़ी अभी भी एक बम हो सकती है। आपकी बहू, अद्रिया। मैंने सिर हिलाया। एक बेघर आदमी ने उसे देखा। उसने उसे और एक आदमी को यहां सुबह सुबह गाड़ी के पास देखा। सर्वांडो ने अविश्वास में सिर हिलाया। हे भगवान, लेकिन क्यों? उसे इस सबसे क्या मिलता है? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे सब कुछ मिल जाएगा, विरासत, संपत्तियां, मेरे बेटे पर पूरा नियंत्रण। अगर मैं गायब हो जाऊं तो वह सब कुछ ले लेगी। सर्वांडो ने अपने दांतों के बीच बुदबुदाते हुए गालियां दी। उसने अपनी औजारों को गुस्से से समेटा। यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा एल्विरा। मैं नहीं करूंगा कि तुम्हें कुछ भी हो। मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैंने कहा, और आंसू पोंछते हुए कहा, क्योंकि अब मुझे पता है कि वह क्या करने में सक्षम है और मैं उसे और एक मौका नहीं दूंगी।
सर्वांडो ने सब कुछ रिकॉर्ड करना समाप्त किया। उसने वीडियो मेरे फोन में ट्रांसफर कर दिए। हर कटे हुए तार, हर पिघली हुई थैली का कोण, हर सबूत का सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे? उसने जाने से पहले मुझसे पूछा। मैं किसी से मिलने जा रही हूं, मैंने कहा। एक डॉक्टर से जो जूलियन के साथ अस्पताल में काम करता था। और फिर मैं एक ऐसा मामला बनाऊंगी जो इतना मजबूत हो कि दुनिया का सबसे अच्छा वकील भी उसे नहीं बचा सकेगा। सर्वांडो ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। डॉन जूलियन आप पर गर्व करेंगे। ये शब्द मुझे तोड़ भी गए और मुझे फिर से बना भी दिया। जब वह चला गया, मैं अपनी गाड़ी में खड़ी उस गाड़ी को देख रही थी जो लगभग मेरी कब्र बन गई थी और मेरे अंदर कुछ स्थायी रूप से बदल गया। अब जो मैं महसूस कर रही थी वह केवल दर्द नहीं था, बल्कि एक ठंडी, संगठित, अडिग गुस्सा था। अद्रिया ने मुझे इस दुनिया से मिटाने की कोशिश की थी। उसने मुझे राख बनाने की कोशिश की ताकि वह जूलियन और मैंने जो कुछ भी बनाया है उसे अपने पास रख सके। लेकिन उसने एक फेटल गलती की। उसने मुझे कम आंक लिया। उसने सोचा कि 68 वर्षीय एक विधवा को खत्म करना आसान होगा। उसने सोचा कि कोई मुझे नहीं सुनेगा। उसने सोचा कि वह बच जाएगी, लेकिन उसे यह समझने वाला था कि दुनिया की सबसे खतरनाक महिला वह है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। और मैंने अभी सब कुछ खो दिया था। मैंने वीडियो संधारित कर लिए। बाद में राफेल उन्हें पुलिस को सौंपेगा। अब मेरे पास केवल एक मिशन था, न्याय दिलाना। और मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक उसे हर आंसू, हर झूठ, हर विश्वासघात के लिए दंडित नहीं कर देती। खेल अभी शुरू हुआ था और इस बार नियम मैं तय करूंगी। मेरे पास डॉक्टर वेयरगास के साथ मेरी बैठक से पहले 3 घंटे थे। 3 घंटे जो मैंने पतले को खोजने के लिए उपयोग करने का निश्चय किया। वह अकेला व्यक्ति था जिसने उस रात अद्रिया को देखा था, उसके अपराध का एकमात्र गवाह। और मुझे उसकी पूरी गवाही चाहिए थी, हर विवरण, हर शब्द जो वह याद कर सके। क्योंकि अगर मुझे उसका सामना करना है तो मुझे हथियार की जरूरत थी, और गवाह सबसे अच्छे हथियार हैं। मैं अपने घर से निकली। सूरज आसमान में ऊंचा था। मैंने कंधे पर झोला लटकाया, नकद पैसे और अंदर एक जलती हुई दृढ़ता थी। मैंने उसे सबसे पहले उस कोने में खोजा जहां मैंने उसे सुबह देखा था। वह वहां नहीं था। मैंने एक भुट्टे वाले से पूछा, क्या उसने यहां एक पतले आदमी को देखा है जो अक्सर यहां होता है? विक्रेता ने मुझे संदेह से देखा। आप उसे क्यों खोज रही हैं? उसने मेरी जान बचाई। मैं उसे धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उसकी मुद्रा नरम हो गई। कभी कभी मैं उसे बाजार या पार्क में देखता हूँ, पीछे के बेंच के पास। वहां कई लोग सोते हैं। मैंने धन्यवाद कहा और बाजार की ओर चल पड़ी। मेरे पैर पहले की तरह मजबूत नहीं थे, लेकिन अर्जेंसी ने मुझे शक्ति दी। मैंने फलों, मांस और ब्रेड के स्टॉल्स से गुजरते हुए ताजा बनी टॉर्टल्स की महक को फूलों और मछली की गंध के साथ मिश्रित होते देखा। और फिर मैंने उसे देखा। वह बाजार की पिछली दीवार के खिलाफ बैठा था। उसके पास एक प्लास्टिक की थैली थी। उसकी नजरें नीचे थीं, आंखें बंद थीं। एक पल के लिए मैंने सोचा कि वह सो रहा है, लेकिन जब मैं पास गई, उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें मुझे तुरंत पहचान गईं। मैडम, उसने मरमट करते हुए उठने की कोशिश की। नहीं नहीं, वहीं रहो। मैंने उसके सामने झुककर दर्द को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं तुम्हें खोजने आई हूं। उसने भ्रम में पलक झपकाई। मुझसे? हाँ, मुझे तुम्हें उस रात जो कुछ देखा उसके बारे में सब कुछ बताना है, बिना कुछ छोड़े। पतले ने अपनी थूक निकली। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने पहले ही कहा, मैडम, मैंने आपकी बहू और एक आदमी को देखा, लेकिन मुझे और चाहिए। ठीक से कितने बजे? वह आदमी कैसा था? वे और क्या कर रहे थे? उसने घबराकर नजरें झुका ली। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई समस्या हो। मैंने अपने पर्स से 500 के 5 नोट उसकी हथेली पर रख दिए। उसकी आंखें बड़े हो गईं। यह समस्या के लिए नहीं है, यह न्याय के लिए है। यह पैसा तुम्हारा है, और अगर तुम मेरी मदद करोगे तो और भी होगा। उसने उन नोटों को ऐसे देखा जैसे वह विश्वास नहीं कर पा रहा हो कि वे असली हैं। फिर उसने तेजी से उन्हें अपनी जेब में रख लिया और गहरी सांस ली। ठीक है, मैं कुछ बताता हूं।
आगे बढ़ो। यह लगभग 2 बजे था। मैं आपकी गली के कोने पर था। मैं हमेशा वहां सोता हूँ, क्योंकि वहां पुलिस कम होती है। मैं आधा सो रहा था जब मैंने आपके घर के पास एक गाड़ी रुकते सुनी। मैंने झांका। ये एक काली भव्य गाड़ी थी। 2 लोग उतरे, एक महिला और एक आदमी। आदमी कैसा था? लंबा। उसने गहरे रंग का सूट पहना था। बाल छोटे थे। मैं उसकी चेहरा ठीक से नहीं देख पाया, क्योंकि वह टोपी पहने हुए था। लेकिन वह ऐसे चल रहा था जैसे वह आदेश देने का आदी हो। समझ गए? पीठ सीधी, बिना किसी डर के। मैंने हर शब्द को आत्मसात करते हुए सिर हिलाया। और महिला, उसे तो मैंने पहचाना। मैंने उसे देखा है। मैंने उसे पहले उसके घर पर देखा था। वह मेरी बहू है। उसने काले पैंट और एक हुड वाली जैकेट पहन रखी थी। लेकिन जब वह एक लाइट के नीचे आई तो मैंने उसे अच्छे से देखा। ये वही थी, निस्संदेह। उन्होंने क्या किया? वे अपनी गाड़ी के पास गए। पुरुष ने बोनट खोला। नहीं पता कैसे, शायद उसके पास औजार थे। वे वहां लगभग 10 मिनट तक रहे। उसने अपने मोबाइल से रोशनी की और वह इंजन में हाथ डालता रहा। वे धीरे धीरे बातें कर रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत सुन पा रही थी। वे क्या कह रहे थे? पतला ने आंखें बंद कर लीं, ध्यान केंद्रित करते हुए। वह बोली, बस हो गया। और उसने जवाब दिया, हाँ, लेकिन तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे कई बार स्टार्ट करने की कोशिश करनी पड़े, वरना यह काम नहीं करेगा। और उसने कहा, यह कर देगी। वह हमेशा जिद्दी होती है। और फिर वे हंस पड़े। मेरी नसों में खून जम गया। जिद्दी। वह मुझे जानती थी। उसे पता था कि अगर मेरी गाड़ी पहले नहीं चलती तो मैं 1, 2, 3 बार कोशिश करूंगी, जब तक कि वह बुरी तरह से ना बिगड़ जाए। और कुछ? मेरी आवाज जैसे एक तंतु के समान निकली। हाँ। जाने से पहले उसने उसे कुछ दिया, एक लिफाफा। और पुरुष ने कहा, इसके साथ हम बराबर हो गए। फिर वे गाड़ी में बैठे और चले गए। क्या तुमने नंबर देखा? नहीं मैडम, बहुत अंधेरा था। लेकिन गाड़ी एक नए मॉडल की BMW थी, काली, क्रोम के पहियों के साथ। मैंने अपना बैग खोला और अपना मोबाइल निकाला। क्या तुम उस आदमी को पहचान सकोगी अगर तुम उसे फिर से देखो? शायद। मुझे नहीं पता। जैसे मैंने कहा, मैं ठीक से उसकी शक्ल नहीं देख पाई। और अगर मैं तुम्हें तस्वीरें दिखाऊं, हो सकता है। मैंने सोचना शुरू किया। वह आदमी कौन था? क्या वह एक साथी था? एक प्रेमी? क्या कोई था जिसे अद्रिया उसे गंदा काम करने के लिए पैसे दे रही थी? पतला, मुझे तुमसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण करने के लिए कहना है। उसने मुझे उन थके हुए लेकिन चौकस आंखों से देखा। बताओ। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ एक सुरक्षित जगह पर चलो। मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए होटल का कमरा किराए पर दूंगी और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए कि तुम जो कुछ भी मुझे अभी बताया है उसे सभी विवरणों के साथ लिखो। क्या तुम कर सकते हो? मैं बहुत अच्छा नहीं लिखता मैडम। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन मुझे तुम्हारी गवाही दर्ज करनी होगी, क्योंकि एक दिन तुम्हें यह अन्य लोगों के सामने दोहराना पड़ेगा। क्या तुम समझते हो? उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। शायद पुलिस के सामने या एक जज के सामने। पतला पीला पड़ गया। मैडम, मैं इन चीजों में नहीं पड़ सकता। मेरे पास पिछला रिकॉर्ड है, छोटे चोरी के मामले। कुछ गंभीर नहीं, लेकिन अगर मुझे कोर्ट में देखा गया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं तुम्हें वादा करती हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि उस औरत ने न केवल मुझे मारने की कोशिश की, बल्कि मेरे पति को भी मार डाला। और अगर हम उसे नहीं रोकते तो वह फिर से ऐसा करेगी। उसकी आंखों में कुछ दया जैसी भावना भर गई। उसका पति मेरे साथ अच्छा था। उसने मुझे इंसान के रूप में देखा, कचरे की तरह नहीं। तो मेरी मदद करो, ताकि मैं उसके लिए न्याय कर सकूं। एक लंबी चुप्पी थी। बाजार की आवाजें हमारे चारों ओर थीं। आवाजें, हंसने की आवाजें, लकड़ी की मेज पर चाकू की खटखट। लेकिन उस छोटे से कोने में सिर्फ हम दोनों थे, एक भयानक सच से जुड़े हुए। अंततः पतला ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं करूंगा। मैंने उसे उठने में मदद की। वह जितना मैंने सोचा था उसे हल्का था, बस चमड़ी और हड्डियां। मैंने उसे एक साधारण लेकिन साफ होटल में ले जाया, जो शहर के केंद्र के पास था।
मैंने 1 सप्ताह के लिए भुगतान किया। मैंने उसे नए कपड़े, साबुन, खाना खरीदा और उस शाम हम छोटे कमरे में, जिसमें डिटर्जेंट की गंध थी, उसके बयान को एक साथ लिखने लगे। हर शब्द, हर विवरण, उस रात का हर सेकंड। जब हमने खत्म किया, मैंने उसकी फोटो ली, उसे उसके हाथों में पकड़े हुए, उसके नीचे उसका हस्ताक्षर। इसे अच्छे से रखना, मैंने कहा। यह कागज सब कुछ बदल सकता है। उसने इसे ध्यान से मोड़ा और गद्दे के नीचे रख दिया। मैडम, क्या आपको सच में लगता है कि यह किसी काम का होगा? मैंने उसकी आंखों में देखा। पतला, तुम दुनिया में एकमात्र व्यक्ति हो जिसने उसे किया हुआ देखा। तुम समाज के लिए अदृश्य हो, मुझे पता है। लेकिन इस पल में तुम मेरी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, क्योंकि तुम्हारे पास सच है और सच हमेशा, हमेशा जीतता है। उसने पहली बार मुस्कुराया, एक टूटी हुई मुस्कान, लेकिन असली। मुझे विश्वास करने के लिए धन्यवाद मैडम। तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने बोलने का साहस दिखाया। मैं होटल से हल्का दिल लेकर निकली। मेरे पास एक गवाह था, मेरे पास गाड़ी के सबूत थे और 1 घंटे में अस्पताल में जो हुआ उसके जवाब भी होंगे। अद्रिया ने अपने साम्राज्य को झूठ पर बनाया था, लेकिन मैं उसे एक एक करके गिराने वाली थी, जब तक कि कुछ नहीं बचता। मैं अस्पताल के सामने की कैफे में 3 बजे से 15 मिनट पहले पहुंची। मैंने खिड़की के पास एक मेज पर बैठकर सेंट राफेल के प्रवेश द्वार को देखा। वह सफेद 5 मंजिला इमारत, जो कभी मुझे आशा का स्थान लगता था, अब एक मकबरा की तरह लग रहा था। वहीं जूलियन की मौत हुई थी, वहीं अद्रिया ने उसे मरने दिया था। मैंने एक कॉफी मंगाई जिसे मैंने नहीं पिया। मैंने उसे बस अपने हाथों में पकड़े रखा, डिस्पोजेबल कप की गर्माहट महसूस करते हुए, उस कांपने को शांत करने की कोशिश करते हुए जो नहीं जा रहा था। ठीक 3 बजे एक आदमी कैफे में आया, 50 के ऊपर, बाल सफेद, एक ग्रे जैकेट के नीचे एक डॉक्टर की कोट, गोल चश्मा, गंभीर नजरें। उसने मुझे अपनी आंखों से खोजा। जब उसने मुझे देखा तो उसने सिर हिलाया, मेरी मेज की ओर बढ़ा और हाथ बढ़ाया। मैडम मोंटेस, मैडम वॉग्नर हूं, आने के लिए धन्यवाद। वो मेरे सामने बैठ गया, ने एक काली कॉफी मंगवाई और एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखती रही, जैसे यह तय करने की कोशिश कर रही हो कि क्या मैं इतनी मजबूत हूं कि जो उसे कहना है वह सुन सकूं। अंततः उसने बोलना शुरू किया। मुझे यहां नहीं होना चाहिए। जो मैं बताने जा रही हूं वह मेरे काम को खतरे में डाल सकता है, शायद मेरी लाइसेंस भी। लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कृपया मुझे सच्चाई बताएं। उसने अपनी बैग से एक पतली फोल्डर निकाली, उसे मेज पर रखा और सावधानी से खोला। अंदर छपी हुई पन्ने, मेडिकल रिपोर्ट्स, ग्राफ थे। उसके पति 18 सितंबर को अस्पताल आए। वह चक्कर, पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत कर रहे थे। हमें लगा कि यह तेज गैस्ट्राइटिस है। हमने उन्हें भर्ती किया ताकि उन्हें हाइड्रेट किया जा सके और टेस्ट किए जा सके। मैंने सिर हिलाया। मुझे यह सब पहले से पता था। पहले 2 दिनों में उनकी स्थिति स्थिर थी, असहज लेकिन स्थिर। लेकिन फिर उसने एक पल के लिए रुककर कहा, स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी, बहुत तेजी से। क्या हुआ? उनके जीवन संकेत विफल होने लगे। तेज धड़कन, असामान्य रक्तचाप, मानसिक भ्रम और सबसे अजीब बात, उनके खून के टेस्ट में पोटेशियम के स्तर सामान्य से कहीं अधिक थे। इसका क्या मतलब है? गंभीर हाइपरपोटेसिमिया दिल का दौरा पड़ सकता है। लेकिन अजीब यह है कि उनके पास उन स्तरों के लिए कोई मेडिकल कारण नहीं था। वह डायबिटिक नहीं थे, किडनी की समस्या नहीं थी, और वह कोई ऐसे दवा नहीं ले रहे थे जो इसे सही ठहराए। मुझे लगा जैसे कोई ठंडा एहसास मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गया। क्या आप यह कह रहे हैं कि किसी ने उन्हें बाहरी तौर पर उच्च डोज में पोटेशियम दिया, बिना किसी को पता चले? कैफेटेरिया मेरे चारों ओर घूमने लगा। कौन? कैसे? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूं कि किसके पास उनके कमरे तक अनियंत्रित पहुंच थी। कौन उनके जीवन के अंतिम घंटों में उनके साथ था, जब कोई और नहीं हो सकता था? अद्रिया। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसकी बहू। हाँ, मैंने अपने हाथों से मुंह ढक लिया।
आंसू अनकंट्रोल बहने लगे। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मैं सोच नहीं पा रही थी। जूलियन प्राकृतिक दिल का दौरा नहीं हुआ था। उसे मारा गया था और मैं वहां उसे बचाने के लिए नहीं थी। क्यों? उसने कुछ नहीं कहा। मेरी आवाज टूट गई, निराशा से भरी। क्यों इसकी जांच नहीं की गई? डॉक्टर वर्गास ने शर्मिंदा होकर सिर झुकाया। मैंने कोशिश की। मैंने अस्पताल के निदेशक से बात की। उन्हें रिपोर्ट दिखाई। कहा कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम बिना ठोस सबूत के आरोप नहीं लगा सकते, कि एक ऑटोप्सी के लिए परिवार और उसकी बहू की सहमति चाहिए थी। उसने मना कर दिया। वकील सोलिस ने सलाह दी कि दाह संस्कार सबसे सम्मानजनक और स्वास्थ्यवर्धक होगा। मार्सेलो ने उसकी बात पर भरोसा किया। क्या? उसने कहा कि वह अपने ससुर के शरीर का अपमान नहीं करना चाहती। यह एक अपमान था कि जूलियन शांति से सोना चाहता था और उसका बेटा उसकी मदद कर रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मार्सेलो, मेरा अपना बेटा, अनजाने में जांच को रोक रहा था। फिर उन्होंने उसे जलाया। मैंने फुसफुसाया, हाँ, और इसके साथ ही यह साबित करने का कोई मौका खो गया कि क्या हुआ। मैं चुप हो गई। कैफेटेरिया की आवाजें दूर, असली लग रही थीं। आवाजें, कपों का टकराना, कॉफी मशीनों से भाप, सब कुछ एक ऐसे सपने की तरह लग रहा था जिससे मैं जाग नहीं पा रही थी। डॉक्टर, क्या आपको लगता है कि उसने ऐसा किया? उसने मेरी आंखों में सीधे देखा। हाँ, मुझे लगता है कि उसकी बहू ने अपने पति को जहर दिया। मैं इसे साबित नहीं कर सकता, लेकिन 25 साल की करियर में मैंने कई मौतें देखी हैं और यह प्राकृतिक नहीं थी। आंसू मेरी गालों पर स्वतंत्र रूप से बहने लगे। उसने ऐसा कैसे किया? ये पोटेशियम के सप्लीमेंट्स के साथ हो सकता था। ये आसानी से मिलते हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिकते हैं। सामान्य डोज में ये हानिकारक नहीं होते, लेकिन उच्च डोज में, खाना या पीने में मिलाकर, ये जानलेवा होते हैं। और सबसे बुरी बात, ये बहुत कम निशान छोड़ते हैं, खासकर अगर शरीर को जलाया जाए। मैं खाली महसूस करने लगी, जैसे कोई मेरी आत्मा को खींच ले गया हो। वह उस पर भरोसा करता था। मैंने कांपती आवाज में कहा, जूलियन सब पर भरोसा करता था। यह उसकी सबसे बड़ी खूबी और उसकी बर्बादी थी। मुझे बहुत खेद है श्रीमती मोंटेस। क्या मैं इन दस्तावेजों के साथ रह सकता हूं? उसने फोल्डर मेरी ओर खिसकाया। ये कॉपियां हैं। इन्हें जैसे चाहे उपयोग करें। अगर यह किसी मुकदमे तक पहुंचता है तो मैं गवाही दूंगा। मुझे परवाह नहीं है कि मेरे साथ क्या होता है। आपके पति को न्याय मिलना चाहिए। मैंने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा। धन्यवाद। आपको नहीं पता कि यह मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब डॉक्टर वर्गास चले गए, मैं उस कैफेटेरिया में लगभग 1 घंटे तक बैठी रही। मैं हिल नहीं सकती थी। मैं और अधिक नहीं रो सकती थी। बस वहां बैठी रही, खिड़की के बाहर देख रही थी। लोगों को अस्पताल में आते जाते हुए देख रही थी। चिंतित परिवार, धीरे धीरे चलते हुए बीमार, जल्दी में डॉक्टर, और मैं 8-8 साल की एक विधवा, एक असहनीय सच्चाई का बोझ ढोती हुई। जूलियन की हत्या कर दी गई थी। मेरा पति, मेरे जीवन का प्यार, मेरे बच्चों का पिता धीरे धीरे झाड़ दिया गया था उस महिला द्वारा, जिस पर हमने भरोसा किया, जिस महिला को हम परिवार कहते थे। और सबसे बुरी बात, मेरा बेटा अब भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा था। मार्सेलो ने मुझे पागल कहा। मुझे कहा कि मैं चीजें बनाना बंद करूं। उसने कहा कि अद्रिया निर्दोष है। आप अपने बेटे को कैसे बताते हैं कि उसकी पत्नी एक हत्यारी है? आप सच्चाई को बचाने के लिए उसकी दुनिया को कैसे नष्ट करते हैं? मैं मेज से उठी, पैसे दिए, सड़क पर निकली। शाम की ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को मारा, लेकिन मैंने इसे महसूस नहीं किया। मैंने थोड़ी देर बिना दिशा के चला। मैं एक चर्च के सामने से गुजरी। मुझे संदेह हुआ। वर्षों से मैं उसमें नहीं गई थी, लेकिन कुछ ने मुझे अंदर धकेल दिया। अंदर लगभग खाली था। सिर्फ एक वृद्ध महिला पहली पंक्ति में प्रार्थना कर रही थी। मैंने इत्र की खुशबू के साथ बसी एक पंक्ति में बैठकर वेदी की ओर देखा। जूलियन, मैंने फुसफुसाया, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। मुझे माफ करो। आंसू चुपचाप कड़वे बहने लगे। लेकिन मैं तुम्हारे लिए कसम खाती हूँ,
वो औरत इसका खामियाजा भोगेगी। मैं तुम्हें वादा करती हूँ, चाहे मुझे अपनी सारी दौलत क्यों ना गंवानी पड़े, वह भुगतेगी। मैं चर्च से निकली, आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन मेरे दिल में एक नई भावना थी, एक उद्देश्य। अब मैं सिर्फ दर्द नहीं महसूस कर रही थी, बल्कि संकल्प था। अद्रिया ने मेरे परिवार को नष्ट कर दिया, मेरे पति को मार डाला, मुझ पर जानलेवा हमला किया, लेकिन उसने एक बड़ा गलती की। उसने मुझे कम आंका। उसने सोचा कि एक अकेली, वृद्ध महिला, जिसके पास कोई शक्ति नहीं, उसे आसानी से खत्म कर देगी। लेकिन वह गलत थी, क्योंकि दर्द आपको तोड़ सकता है या आपको उससे भी मजबूत बना सकता है, जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। और मैंने अब भी तय किया था कि मेरा दर्द मुझे नष्ट नहीं करेगा, बल्कि यह मेरा हथियार बनेगा, और इसी हथियार से मैं न्याय प्राप्त करूंगी, चाहे यह मेरा आखिरी कार्य हो। उस रात मैं सोई नहीं, मैं खाने की मेज पर जागती रही। चारों ओर कागज, तस्वीरें, बैंक के दस्तावेज फैले हुए थे, जैसे एक भयावह पहेली के टुकड़े। और मैं बीच में बैठकर विश्वासघात की पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मुझे पता था कि मैं अकेले नहीं कर सकती। मुझे पेशेवर मदद की जरूरत थी, किसी ऐसे व्यक्ति की जो छायाओं में चल सके, जो वो देख सके जो मैं नहीं देख पा रही थी। और मुझे उस व्यक्ति का पता था, राफेल सेडेन्यो। वह जूलियन के साथ 15 साल पहले निर्माण परियोजनाओं में साझेदार रह चुका था। एक प्रतिभाशाली, बारीकी से देखने वाला आदमी, जिसमें उन चीजों को देखने की अनोखी क्षमता थी जो अन्य लोग दूसरों की नजर में नहीं लाते। लेकिन एक कानूनी समस्या के बाद, जिसने उसे लगभग बर्बाद कर दिया, राफेल ने व्यापार की दुनिया को छोड़ दिया और निजी जांच में जुट गया। जूलियन हमेशा कहता था कि राफेल के पास कुत्ते की तरह सूंघने की क्षमता है, और मुझे ठीक यही चाहिए था। मैंने सुबह 7 बजे उसे फोन किया। एल्विरा, उसकी आवाज में हैरानी थी। कितना समय हो गया? मुझे जूलियन के लिए बहुत दुख है। वह एक महान आदमी था। धन्यवाद राफेल, मुझे तुमसे मिलना है, ये बहुत जरूरी है। थोड़ी देर का ठहराव? क्या तुम ठीक हो? नहीं, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगी। क्या तुम आज मुझसे मिल सकते हो? बताओ, कहाँ? 2 घंटे बाद हम कॉलोनिया कोंडेसा में एक साधारण रेस्तरां में बैठे थे। राफेल एक पुरानी चमड़े की फोल्डर के साथ आया, और उसकी आंखों में एक गहरी निगाह थी जो मुझे हमेशा थोड़ी डरा देती थी। 52 साल का, बाल छोटे और सफेद, 3 दिन की दाढ़ी, बिना टाई के गहरे रंग का सूट। उसने मेरे सामने बैठकर सीधे सवाल किया, तुम्हें क्या चाहिए? मैंने उसे सब कुछ बताया, हर एक शब्द, हर एक विवरण, पतले की चीख, कटा हुआ तार, गैसोलीन से भरा बैग, संशोधित वसीयत, गांव की अफवाहें, डॉक्टर वागास के साथ बैठक, जहर देना, बैंक ट्रांसफर। राफेल ने मुझे एक बार भी नहीं रोका, बस छोटी नोटबुक में काली कलम से नोट्स लेते रहे। उसकी आंखें मुझ पर टिकी रहीं। जब मैंने बात खत्म की, उसने नोटबुक बंद की और धीरे धीरे सांस ली। यह गंभीर है एल्विरा, बहुत गंभीर। मुझे पता है, अगर तुम जो कह रही हो वो सच है, तो तुम्हारी बहू सिर्फ एक चोर नहीं, बल्कि एक हत्यारा है। इसलिए मुझे सबूत चाहिए, ऐसे सबूत जो जज नजरअंदाज न कर सके, ऐसे सबूत जो मेरे बेटे को आंखें खोलने पर मजबूर कर दें। राफेल ने सोफे पर सोचते हुए सर झुकाया। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? जो भी जरूरत हो, क्योंकि यह सस्ता नहीं होने वाला है। हमें बैंक खातों का पता लगाना होगा, फोन रिकॉर्ड्स प्राप्त करने होंगे, उसके अतीत की जांच करनी होगी, शायद निगरानी रखना पड़ेगा, और सब कुछ पूरी गोपनीयता से करना होगा। अगर उसे पता चला कि तुम उसकी जांच कर रही हो, मुझे पता है, वह गायब हो सकती है, इसलिए, या उससे भी बुरा, मुझे फिर से मारने की कोशिश कर सकती है। ठीक है। मैंने उस सुबह तैयार किया हुआ एक चेक निकाला, 50,000 रुपए। मैंने उसे मेज पर रख दिया। ये केवल अग्रिम राशि है। राफेल ने चेक को देखा, फिर मुझ पर नजर डाली। क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुम यह करना चाहती हो? क्योंकि एक बार जब हम इस मामले को खोलते हैं, तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। जो हम पाएंगे वह तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। मेरी जिंदगी पहले ही बदल चुकी है राफेल। मैंने अपने पति को खो दिया है,
मैंने अपने बेटे का विश्वास खो दिया है। मैं अपनी खुद की जिंदगी भी लगभग खो चुकी हूं। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपनी गरिमा के, और मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। उसने थोड़ी मुस्कुराहट दी, एक उदासी भरी लेकिन सम्मानजनक मुस्कान। जूलियन तुम्हारे बारे में सही था। वह हमेशा कहता था कि तुम दोनों में से सबसे मजबूत हो। उसने चेक लिया और उसे संभाल लिया। ठीक है, मैं केस स्वीकार करता हूं, लेकिन हम इसे अपने तरीके से करेंगे, बिना भावनाओं के। केवल तथ्य, केवल ठोस सबूत। ठीक है। अगले 10 दिनों तक राफेल चुपचाप काम करता रहा। मैं अपनी सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी, या कम से कम ऐसा दिखा रही थी। मैं बाजार जाती, अपनी बहन से मिलती, बागवानी करती, जब जरूरत होती तो मुस्कुराती, लेकिन भीतर हर सेकंड इंतजार की यातना थी। राफेल मुझे हर 2 दिन में अपडेट करने के लिए फोन करता। पहली कॉल, मैंने कुछ दिलचस्प पाया। अद्रिया का असली नाम अद्रिया मेंडेज रुइज है। उसने 8 साल पहले अपना नाम बदला था और उसके पास आपराधिक रिकॉर्ड है। किस प्रकार का रिकॉर्ड? छोटे धोखाधड़ी का। 10 साल पहले उसे ग्वाडलाजारा में एक वृद्ध व्यक्ति को धोखा देने के लिए आरोपित किया गया था। मामला बंद हो गया क्योंकि वह व्यक्ति मुकदमे से पहले मर गया। मेरी धड़कन रुक गई। वह मर गया। दिल का दौरा, कम से कम मृत्यु प्रमाण पत्र में यही लिखा है। लेकिन संयोग बहुत बढ़ने लगे हैं, क्या तुम नहीं सोचती? दूसरी कॉल, जो ट्रांसफर तुमने खोजे हैं वे अकेले नहीं हैं, और भी हैं, बहुत सारे। ये सब मेरी सोच के मुताबिक था। कुल 8 लाख रुपए, जिनमें से 6 लाख उसकी मौत से पहले और 2 लाख बाद में। सभी पिछले साल में हुए, सभी अद्रिया के द्वारा नियंत्रित खातों में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कुछ ट्रांसफर उसकी व्यक्तिगत खाते से किए गए जब वह अस्पताल में था। यह असंभव है। वह बेहोश था। बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि किसी के पास उसकी बैंक पासवर्ड्स तक पहुंच थी, और केवल एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसने उन्हें पाया। तीसरी कॉल, मैंने निगरानी लगाई। अद्रिया ने पिछले हफ्ते एक आदमी से 3 बार मुलाकात की है। वही आदमी जिसे तुम्हारा गवाह बताता है। लंबा, काले सूट में, काले बीएमडब्ल्यू में। मैंने फोटो खींची है, तुम्हें भेज रहा हूं। कुछ ही मिनटों बाद फोटो मेरे फोन पर आई और जो मैंने देखा उससे मेरी सांसें थम गई। सूट वाला आदमी जर्मन सोलिस था, एक कॉरपोरेट वकील जो विरासत और वसीयत में विशेषज्ञता रखता है। और वही वकील था जो वसीयत की पढ़ाई के दिन वकील के कार्यालय में मौजूद था। सब कुछ अब समझ में आ रहा था। जर्मन ने अद्रिया को दस्तावेजों को धोखा देने में मदद की, वसीयत को बदलने में, पैसे को हिलाने में, और शायद वही वह था जिसने उस रात मेरी गाड़ी का तार काटा। यह सिर्फ एक साजिश नहीं थी, बल्कि एक पूरी जाल थी। चौथी कॉल, सबसे महत्वपूर्ण। एल्विरा, मुझे अब भी तुम्हारी जरूरत है। मैंने कुछ ऐसा पाया है जिसे तुम्हें देखना चाहिए। मैं आधे घंटे से कम समय में वहां पहुंची। राफेल मेरा इंतजार कर रहा था। कंप्यूटर चालू था। स्क्रीन पर स्कैन किए गए दस्तावेज थे। ये देखो। उसने छवि को बड़ा किया। ये बदली हुई वसीयत है जो वकील के कार्यालय में पढ़ी गई थी। हाँ, मैंने इसे देखा। अब यह देखो। उसने एक और दस्तावेज खोला। ये जूलियन के पुराने अनुबंधों पर हस्ताक्षर है। जे के झुकाव पर ध्यान दो, ओ के आकार पर, अक्षरों के बीच के फासले पर। मैंने देखा। अब बदली हुई वसीयत पर हस्ताक्षर देखो। तुलना स्पष्ट थी। यह वही हस्ताक्षर नहीं था। यह अच्छा था, बहुत अच्छा, लगभग परफेक्ट, पर यह समान नहीं था। यह नकली है, मैंने फुसफुसाया। सही, जूलियन ने कभी उस वसीयत पर हस्ताक्षर नहीं किए। किसी ने उसके लिए यह किया, और वह कोई बहुत पेशेवर है, शायद जर्मन। वकील हस्ताक्षर की नकल करना जानते हैं। यह उनकी फॉरेंसिक ट्रेनिंग का हिस्सा है। मेरी टांगें कांपने लगीं। यह काफी है ना? इसके साथ हम पुलिस के पास जा सकते हैं। राफेल ने सिर हिलाया। यह एक अच्छा प्रारंभ है, लेकिन गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें और अधिक चाहिए। हमें एक कबूलनामा चाहिए, या कम से कम कुछ ऐसा जो उन्हें सीधे अपराध से जोड़े। और हम यह कैसे हासिल कर सकते हैं? उसने मुझे उस तीव्रता से देखा जो मुझे सिहरन देती थी, उन्हें जाल में फंसाकर। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। किस तरह का जाल?
ऐसा जो वे मना ना कर सकें। एक ऐसा जहां वे सुरक्षित महसूस करें, अपनी चौकसी छोड़ दें और जो भी वे कहें वह रिकॉर्ड हो जाए। मैंने दिनों में पहली बार मुस्कुराया। मुझे बताओ, मुझे क्या करना है? और इस तरह मेरी प्रतिशोध की अंतिम चरण शुरू हुई। मैं अब केवल एक विधवा नहीं थी जो जवाब खोज रही थी। मैं अब सबूतों, गवाहों और एक योजना से लैस एक महिला थी। और अद्रिया को यह पता लगाने वाला था कि जीवन में सबसे बड़ा गलती यह है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को कम आंकें जो पहले से ही कुछ खोने के लिए नहीं है। क्योंकि जब एक महिला अपनी सच्चाई के लिए लड़ने का निर्णय करती है तो कोई झूठ उसे रोक नहीं सकता। और मैं बस शुरू कर रही थी। योजना सरल लेकिन खतरनाक थी। राफेल ने इसे सर्जिकल सटीकता से तैयार किया। हर विवरण, हर कदम, हर शब्द जो मुझे कहना था। तुम्हें उसे यह महसूस कराना होगा कि वह जीत गई है। उसने अपने कार्यालय में मुझे समझाया कि तुम अब कोई खतरा नहीं हो, कि तुम हार मान चुकी हो। तभी वह अपनी चौकसी छोड़ देगी। और मैं यह कैसे करूं? उसे फोन करके, रात के खाने के लिए आमंत्रित करके, उसे कहकर कि तुम सुलह करना चाहती हो, कि तुम लड़ाई से थक गई हो, कि तुम संपत्ति का बंटवारा शांति से करना चाहती हो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहती हो। उसके साथ कृत्रिम मित्रता का विचार ही मेरे पेट में गड़बड़ी कर रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं यह कर पाऊंगी। राफेल ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुझे पता है कि यह कठिन है, लेकिन यही एकमात्र तरीका है। अगर तुम उसे सीधे सामना करती हो तो वह भाग जाएगी, या इससे भी बुरा, वह बेहतर वकीलों को नियुक्त करेगी और सब कुछ खत्म कर देगी। हमें उसे सुरक्षित महसूस कराना होगा, उसे बात करने के लिए मजबूर करना होगा, और जब वह बात करेगी हम उसे पकड़ लेंगे। मैंने गहरी सांस ली। और कैमरे? मैं 3 लगाएंगी। एक कमरे में, दीवार की घड़ी में छिपा हुआ। दूसरा डाइनिंग रूम में, सजावटी पौधे में, और एक और रसोई में, एहतियात के लिए। उच्च परिभाषा ऑडियो, वीडियो एचडी, सब कुछ एक एन्क्रिप्टेड सर्वर पर जाएगा। भले ही वे कैमरों को नष्ट कर दें, रिकॉर्डिंग सुरक्षित रहेगी। और अगर वह कुछ आपराधिक नहीं कहती तो वह कहेगी, ऐसे लोग जैसे अद्रिया खुद को दिखाने से नहीं रोक सकते, खासकर जब वे मानते हैं कि उन्होंने जीत हासिल की है। तुम्हें सिर्फ उसे धीरे धीरे उकसाना है, साधारण सवाल पूछने हैं, उसे अपना अहंकार दिखाने देना है। उसने मुझे रात के खाने के दौरान कहने के लिए कुछ प्रमुख वाक्य दिए। वाक्य जैसे, जूलियन हमेशा तुम पर भरोसा करता था। मुझे कभी समझ नहीं आया कि वह अपने आखिरी महीनों में इतना बदल क्यों गया। कभी कभी मैं सोचती हूं कि अस्पताल में वास्तव में क्या हुआ। गाड़ी कितना अच्छा हुआ कि मैंने उस दिन उसे चालू नहीं किया। हर एक शब्द संदेह पैदा करने, प्रतिक्रिया को उत्तेजित करने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि अद्रिया खुद को बचाव करने, या बेहतर, अब इसे तक अपने आप को सही ठहराने से रोक न सके। मैंने 2 दिन तक दर्पण के सामने अभ्यास किया। दोस्ताना मुस्कान, थकी हुई लेकिन सुलह करने वाली आवाज, हार मानने के इशारे। मुझे यह पूरी तरह से करना था क्योंकि अगर उसने कुछ भी संदेह किया तो सब कुछ बिखर जाएगा। आखिरकार एक गुरुवार की शाम मैंने उसे फोन किया। मेरा हाथ कांप रहा था जब मैंने उसका नंबर डायल किया। एल्विरा, उसकी आवाज में आश्चर्य था। अद्रिया, हाय, तुम कैसी हो? ठीक है। और तुम? मैंने तुम्हारी कॉल की उम्मीद नहीं की थी। मुझे पता है, मुझे तुमसे और मार्सेलो से बात करनी है, लेकिन सबसे ज्यादा तुमसे। एक सतर्क खामोशी थी। किस बारे में? मैं चाहती हूं कि तुम इस शनिवार मेरे घर रात के खाने पर आओ। मुझे सुलह करनी है। मैं इस दर्द, झगड़ों और अविश्वास से थक गई हूं। जूलियन यह नहीं चाहता था। मैं उसके मानसिक पहियों को दूसरी तरफ से चलने की आवाज सुन सकती थी। क्या तुम निश्चित हो? बिल्कुल। मैं बाकी कागजात पर हस्ताक्षर करना चाहती हूँ, इस अध्याय को बंद करना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। हम सभी को शांति की आवश्यकता है। क्या तुम नहीं सोचती? उसकी आवाज नरम हो गई। उसे लगा कि उसने जीत हासिल की है। ये बहुत अच्छा है एल्विरा। मार्सेलो ये सुनकर खुश होगा। वह तुम्हारे लिए बहुत चिंतित रहा है। मुझे पता है। मैं भी उसके लिए चिंतित हूं। हम सभी के लिए।
मैं तुम्हें 8 बजे बुला रही हूँ। मैं कुछ खास तैयार करूँगी। हम वहाँ होंगे। मैंने फ़ोन रखा और उस हवा को छोड़ दिया, जिसे मैं नहीं जानती थी कि मैं रोक रही थी। राफेल, जो दूसरे कमरे से सुन रहा था, मुस्कुराते हुए अंदर आया। ये सही है। सब कुछ ठीक हो गया। अब सिर्फ यह देखना बाकी है कि शनिवार को सब कुछ सही हो। सब ठीक होगा। प्रक्रिया पर विश्वास करो। शुक्रवार को राफेल जल्दी आया और कैमरे स्थापित करने लगा। उसने 3 घंटे तक एंगल्स को समायोजित किया, ऑडियो की जांच की, यह सुनिश्चित किया कि सब कुछ अदृश्य लेकिन कार्यात्मक रहे। जब उसने काम खत्म किया तो उसने मुझे अपने लैपटॉप से दिखाया। कमरा, डाइनिंग रूम, रसोई, सब कुछ एक विभाजित स्क्रीन पर। स्पष्ट चित्र, साफ ऑडियो। याद रखना, उसने जाने से पहले कहा, शांति बनाए रखो। उसे किसी चीज के लिए मत दोष दो, बस उसे बातें करने दो। सच हमेशा तब सामने आता है जब लोग आराम महसूस करते हैं। शनिवार एक शांत तूफान की तरह आया। मैंने पूरा दिन खाना बनाया। मैंने मोले पोब्लानो, लाल चावल और फ्रिजोल्स रिफ्रिटोस तैयार किए। मार्सेलो का पसंदीदा मिठाई, फ्लान नापोलिटानो। मैंने विशेष अवसरों पर इस्तेमाल होने वाला कढ़ाई वाला मेजपोश लगाया। मोमबत्तियां, ताजे फूल, सब कुछ वास्तविक लगना चाहिए था। ठीक 8 बजे बेल बजी। मैंने मुस्कान के साथ दरवाजा खोला, जो मेरी आत्मा में दर्द दे रही थी। मार्सेलो पहले आया। वह थका हुआ लग रहा था, लेकिन उम्मीद भरा। उसने मुझे जोर से गले लगाया। इसके लिए धन्यवाद माँ। तुम्हारा धन्यवाद कि तुम आई, मेरे प्यार। अद्रिया उसके पीछे आई। हमेशा की तरह शानदार काले रंग की टाइट ड्रेस, ऊंची एड़ी के जूते, परफेक्ट हेयर स्टाइल, वह मुस्कान जो अब मुझे पूरी तरह से झूठी लगती थी। एल्विरा, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। और यहाँ खुशबू कितनी स्वादिष्ट है। धन्यवाद बेटी। आओ, बैठो। हम मेज पर बैठे। मैंने खाना सर्व किया। शुरुआत में हमने तुच्छ चीजों के बारे में बातें की। मौसम, ट्रैफिक, खबरें। मार्सेलो बहुत आराम से लग रहा था। हमें बिना झगड़ते देखना उसे अच्छा लग रहा था। अद्रिया, इसके विपरीत, अभी भी मुझे सावधानी से देख रही थी। अभी भी मूल्यांकन कर रही थी। फिर जब मैंने और वाइन सर्व की, मैंने पहली महत्वपूर्ण बात कही। तुम जानती हो अद्रिया, सब कुछ के बावजूद मुझे पता है कि जूलियन तुम पर बहुत भरोसा करता था। उसने मुस्कुराया। वह एक अद्भुत आदमी था, बहुत उदार। वह था, कभी कभी बहुत ज्यादा। मैंने एक क्षण का ठहराव लिया। मैं कभी नहीं समझ पाई कि वह अपने आखिरी महीनों में इतना बदल क्यों गया। वह बहुत दूर हो गया था। अद्रिया ने सोचते हुए वाइन का एक घूंट लिया। मुझे लगता है कि वह थका हुआ था। काम, तनाव। तुम जानती हो यह व्यापार का कैसा होता है। शायद, लेकिन यह अजीब था, खासकर जब वह बीमार होना शुरू हुआ। डॉक्टरों ने कभी स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं पाया। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा। उसने मेरी नजर को बिना झपकाए थामे रखा। कभी कभी जिंदगी ऐसी होती है एल्विरा, अन्यायपूर्ण, अस्पष्ट। मुझे लगता है कि हाँ। मैंने नैपकिन से मुंह साफ किया। मुझे खुशी है कि तुम उसके साथ अस्पताल में थी। मैं नहीं चाहती थी कि वह अकेला मरे। किसी को वहां होना चाहिए था। उसकी आवाज में लगभग गर्व था, किसी को जो उसे अच्छे से देख सके। मार्सेलो ने असहजता से बीच में ही बात काटी। माँ, शायद हमें अब इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तुम सही हो मेरे प्यार। माफ करना। मैंने मुस्कान दी। बस कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर चीजें अलग होती तो क्या होता। अद्रिया आगे झुकी। उसकी आंखों में चमक थी। कैसे? मुझे नहीं पता। अगर मैं वहां होती, अगर मैंने जोर देकर कहा होता कि उसे और डॉक्टरों से दिखवाया जाता। हाँ, मैंने नाटकात्मक ठहराव लिया। अगर मैंने उस दिन गाड़ी चालू की होती। उस चुप्पी के बाद का माहौल तना हुआ था। अद्रिया ने केवल एक बार पलक झपकी, लेकिन वह पर्याप्त था। कौन सी गाड़ी? उसने पूछा, लेकिन उसकी आवाज मजबूर लग रही थी। मेरी गाड़ी में कुछ हफ्ते पहले एक अजीब मैकेनिकल समस्या थी। मैकेनिक ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे खराब किया हो। मैंने धीरे से हंस दिया। लेकिन यह तो बेवकूफी होगी, है ना? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी उंगलियां वाइन के गिलास को मजबूती से पकड़ रही थीं। बेवकूफी।
उसने अंततः दोहराया, लेकिन उसकी मुस्कान अब उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। और मुझे उस क्षण पता था कि मैंने उसे पकड़ लिया है, कि अब उसके मुंह से निकली हर बात दर्ज हो जाएगी और जाल बस बंद हो गया है। अब बस ये इंतजार था कि वह खुद अपनी जुबान से फांसी लगाए, क्योंकि सच हमेशा किसी न किसी तरीके से बाहर आता है, खासकर जब आप सही प्रश्नों के साथ उसे धकेलते हैं। रात का खाना एक और घंटे तक चलता रहा। मैं थकी हुई विधवा और सुलह करने वाली के रूप में अपने किरदार में रही, अद्रिया के विपरीत, जो अब छोटे छोटे दरारें दिखाने लगी थी, लगभग अदृश्य, लेकिन वहां थी। वह घबराकर अपने गले को छू रही थी। वह सामान्य से तेजी से वाइन पी रही थी। वह हर कुछ समय बाद दरवाजे की ओर देख रही थी, जैसे वह भागना चाहती हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, वह बहुत ज्यादा बोल रही थी। उसने दिखावा करना शुरू कर दिया, खुद को सही ठहराने लगी, उन चीजों की व्याख्या करने लगी जिनके लिए किसी ने उसे नहीं पूछा था। जूलियन ने मुझसे कहा था कि मुझे उसके खातों की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि वह मुझ पर भरोसा करता था। उसने कहा जब वह फ्लान का एक टुकड़ा काट रहा था। वह कहता था कि मेरे पास मार्सेलो से बेहतर नंबर समझने की क्षमता थी। बिना बुरा मानो, प्यार। मार्सेलो असहजता से मुस्कुराया। बुरा मत मानो मां, लेकिन यह सच है। मैं हमेशा थी। मैं जानती हूं, मेरे प्यारे। मैंने अद्रिया की ओर देखा, और यह देखना अद्भुत था कि जूलियन तुम पर इतना भरोसा करता है। हालांकि मुझे यह स्वीकार करना होगा कि उसने बिना मुझे बताए इतना पैसा क्यों हिलाया। यह मुझे चौंकाने वाला लगा। उसने चम्मच को थाली पर रखा। ये निवेश थे, ऐसे मौके जो इंतजार नहीं कर सकते थे। उसे यह समझता। बेशक, मैंने एक पल के लिए रुक कर कहा, जैसे मुझे कुछ याद आया हो। बैंक ने मुझे कुछ दिन पहले फोन किया था। उन्होंने कहा कि जूलियन के अस्पताल में रहने के बाद ट्रांसफर हुए थे। बेहोश। कितना अजीब है ना? अद्रिया सख्त हो गई। उन्हें गलत फहमी होनी चाहिए। बैंक अक्सर गलतियां करते हैं। शायद, मैंने मीठी मुस्कान के साथ कहा, या फिर शायद किसी को तुम्हारे पासवर्ड पता थे। सन्नाटा एक भारी चट्टान की तरह गिर गया। मार्सेलो हमें उलझन में देख रहा था, लेकिन उसकी असली वजह नहीं समझ पा रहा था। अद्रिया, इसके विपरीत, मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें अब प्यारी नहीं थीं, वे कठोर और गणना करने वाली थीं। एल्विरा, तुम इस सब में कहाँ जाना चाहती हो? कहीं नहीं बेटी। मैं बस ये समझने की कोशिश कर रही हूं कि चीजें कैसे काम करती थीं, ताकि इस अध्याय को शांति से समाप्त कर सकूं। जैसे कि हमने कहा। उसने जवाब नहीं दिया, बस अपने गिलास को उठाया और एक ही घूंट में खाली कर दिया। फिर मैंने अंतिम वार करने का फैसला किया। क्या तुम जानते हो, मैं कुछ हफ्ते पहले एक बेघर आदमी से मिला। उसने मुझे एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाई। एक महिला और एक काले सूट में आदमी के बारे में, जो मेरी कार के पास थे। गिलास उसके हाथों से लगभग गिर गया। क्या? हाँ, कितना संयोग, है ना? ठीक उसी रात जब मैंने समस्या का पता लगाया, अद्रिया अचानक खड़ी हो गई। कुर्सी फिसल गई। मुझे यह सुनने की जरूरत नहीं है मार्सेलो, हम जा रहे हैं। लेकिन मार्सेलो भी खड़ा हो गया, मुझसे उलझन और गुस्से के मिश्रण के साथ देख रहा था। माँ, यह क्या हो रहा है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अपनी पत्नी से पूछो, मैंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। यह बेकार है। अद्रिया ने अपना बैग पकड़ा। तुम्हारी माँ पागल है मार्सेलो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा, उसे पेशेवर मदद की जरूरत है। पागल। मैंने धीरे से खड़ा होते हुए शांति बनाए रखने की कोशिश की। क्या तुम जानते हो यह मजेदार है, अद्रिया, कि एक पागल के पास यह नहीं होता। मैंने अपना फोन निकाला और मेज पर उन तस्वीरों को रखा जो राफेल ने मुझे भेजी थी। अद्रिया जर्मन सोलिस के साथ रेस्टोरेंट में, पार्किंग में, अपनी कार में। मार्सेलो की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? ये क्या है? तुम्हारी पत्नी उस वकील के साथ है जिसने तुम्हारे पिता का वसीयत बदली। वही वकील जो पढ़ाई के समय मौजूद था। वही आदमी जिसने, मेरे गवाह के अनुसार, उसे मेरी कार को सैबोटाजिंग करने में मदद की। अद्रिया पीली पड़ गई। यह कुछ नहीं साबित करता। जर्मन एक सहयोगी है, एक दोस्त।
एक दोस्त जिसने तुम्हें 8 लाख रुपए चुराने में मदद की। एक दोस्त जिसने जूलियन के हस्ताक्षर की नकल की। एक दोस्त जिसने मुझे मारने की कोशिश की। तुम झूठ बोल रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं उस डॉक्टर को बुलाऊं जिसने तुम्हारे ससुर का इलाज किया, जिसने उसकी खून में असामान्य पोटेशियम स्तर पाए, जिसने संदेह किया कि उसे जहर दिया गया था? मार्सेलो एक कदम पीछे हट गया, जैसे उसे धक्का लगा हो। नहीं, यह नहीं हो सकता। अद्रिया ने तुरंत उसकी ओर मुड़कर नकली आंसू बहाए। प्यार, उसकी बात मत मानो। वह सब कुछ गढ़ रहा है। वह मुझसे जलती है। उसने हमेशा मुझे नफरत की है। लेकिन अब मार्सेलो उसे अलग नजर से देख रहा था, जैसे वह उसे पहली बार देख रहा हो। एक क्षण के लिए उसकी आवाज कांप गई। मैं बस चाहता था कि मुझे सम्मान मिले। मैं हमेशा मेहमान रही, कभी मालिक नहीं। फिर वह फिर से कठोर हो गया। तुम्हारा पिता एक बेवकूफ था। ये सच है। उसकी आवाज टूट गई। तुमने मेरे पिता को जहर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पागलपन है। मुझसे जवाब दो। उसका चिल्लाना पूरे घर में गूंज गया। अद्रिया ने मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। उसकी आंखें मुझसे मार्सेलो की ओर घूम रही थीं। एक ऐसा रास्ता खोज रही थी जो मौजूद नहीं था। और फिर उसने सबसे बुरा किया जो वह कर सकती थी। उसने एक ठंडी, गणना वाली, निर्दोषता की किसी भी दिखावे से रहित मुस्कान दी। तुम्हारा पिता एक बेवकूफ था, उसने तेज आवाज में कहा। एक पुराना मूर्ख जो किसी भी चीज पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार था ताकि उसे महत्वपूर्ण महसूस कराया जा सके। उसे इतना आसानी से नियंत्रित करना मजेदार था। मार्सेलो पीछे हट गया जैसे उसे चाकू मारा गया हो। हे भगवान! और तुम जानते हो क्या? अद्रिया अब बिना किसी रोक टोक के जारी रही। मुझे केवल एक चीज का पछतावा है कि मैंने उसके साथ काम खत्म नहीं किया। उसने मुझे तिरस्कार से इशारा किया। लेकिन चिंता मत करो, अभी भी समय है। उसने अपने बैग से कुछ निकाला। एक छोटा, चांदी का, तेज चाकू। मार्सेलो चिल्लाया। अद्रिया नहीं। लेकिन वह मुझ पर झपट पड़ी। मुझे सोचने का समय नहीं मिला, बस प्रतिक्रिया देने का। मैं एक तरफ हटी। चाकू मेरे हाथ के पास से गुजरा, मेरी ब्लाउज की आस्तीन को फाड़ते हुए, और फिर मुख्य दरवाजा अचानक खुल गया। राफेल दौड़ते हुए अंदर आया। उसके पीछे 2 पुलिस वाले थे। जमीन पर, हथियार छोड़ दो, उनमें से एक चिल्लाया, जबकि वे अद्रिया पर निशाना साध रहे थे। राफेल ने बिना शांति खोए एजेंटों को दिखाया कि कैमरे वास्तविक समय में सुरक्षित सर्वर पर सभी चीजें ट्रांसमिट कर रहे थे। अद्रिया ठहर गई। चाकू उसके हाथों से गिर गया। उसका चेहरा एक सेकंड में नफरत से आतंक में बदल गया। पुलिस ने उसे काबू में किया, उसे हथकड़ी लगा दी। जब वे उसे दरवाजे की ओर खींच रहे थे, वह चिल्लाई, ये धोखा है। उसने मुझे उकसाया। ये एक जाल था। राफेल मेरे पास आया। क्या तुम ठीक हो? मैंने अभी भी कांपते हुए सिर हिलाया। तुमने सब कुछ रिकॉर्ड किया है ना? हर शब्द, हर हरकत सर्वर में है, बेजोड़। मार्सेलो जमीन पर बैठा था, सिर को हाथों के बीच दबाए हुए एक बच्चे की तरह रो रहा था। मैं उसके पास घुटने के बल बैठ गई और उसे गले लगा लिया। मुझे खेद है बेटा, मुझे बहुत खेद है। मैं मैं नहीं जानती थी। उसकी आवाज एक टूटी हुई फुसफुसाहट थी। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें विश्वास नहीं कर पाई। मुझे लगा तुम बेतुकी बातें कर रहे हो। अब सब कुछ बीत चुका है। पुलिस ने अद्रिया को ले लिया। उसके चीखने की आवाज दूर होती गई। राफेल गंभीर चेहरे के साथ पास आया। वे जर्मन सोलिस को भी गिरफ्तार करने जा रहे हैं। रिकॉर्डिंग और बैंक सबूतों के साथ दोनों को कई सालों की सजा मिलेगी और झूठा वसीयतनामा अमान्य हो जाएगा। सब कुछ वैसा ही लौटेगा जैसा पहले होना चाहिए था। संपत्तियां, पैसा, सब तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के पास लौटेगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। राहत की लहर मेरे ऊपर आई। जो मैंने महसूस किया वह खुशी नहीं थी, बल्कि न्याय था। जूलियन अब शांति में सो सकता था और मैं आखिरकार सांस ले सकती थी। यह बुरा सपना खत्म हो गया था, लेकिन मुझे पता था कि घाव भरने में समय लगेगा। क्योंकि अपनी जिंदगी वापस पाना एक बात है, लेकिन अपने बेटे का विश्वास फिर से पाना एक और बात है। और उस रात मार्सेलो के साथ अपनी रसोई के फर्श पर लिपटकर मुझे पता था कि असली काम अब भी शुरू हुआ है।
यह बदला लेने का नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण का था। और बाद में मुझे पता चलेगा, यही सबसे कठिन था। उस जाल बिछाने वाली रात के बाद कई हफ्ते बीत गए। समय अब दिनों में नहीं, बल्कि सुनवाई और बयान में मापा जाने लगा। अगले महीने वकीलों, बयान सुनवाई और कागजात का एक तूफान था। अद्रिया को धोखाधड़ी, दस्तावेजों की जालसाजी, हत्या के प्रयास का औपचारिक आरोप लगाया गया। और हालांकि वे इसे पूरी तरह से साबित नहीं कर सके, क्योंकि शव का दाह संस्कार कर दिया गया था। जूलियन की हत्या में साजिश का भी आरोप था। जर्मन सोलिस, सहयोगी वकील, 2 दिन बाद अपने कार्यालय में गिरफ्तार हुआ। सबूत भारी थे। रिकॉर्डिंग, बैंक ट्रांसफर और पतला का गवाह, जो सब कुछ देख चुका था, ने उनकी दोषिता को पक्का कर दिया। उनके पास कोई बचाव नहीं था। मुकदमा 4 महीने चला। मैं हर सुनवाई में वही काली कपड़े पहने बैठती थी। अद्रिया को हर बार जब वह हथकड़ी में अदालत में आती, ध्यान से देखती थी। उसने कभी मेरी ओर नहीं देखा। उसके वकील ने हर संभव कोशिश की। उसने अस्थायी पागलपन का आरोप लगाया, फिर मनोवैज्ञानिक हेरफेर का, फिर कहा कि मैंने उसे उकसाया, कि यह सब आत्मरक्षा थी। लेकिन रिकॉर्डिंग झूठ नहीं बोलती थी, कैमरे पक्षपाती नहीं थे, और झूरी, बाहर लोग जो उसे नहीं जानते थे, ने वही देखा जो मैंने शुरू से देखा था। एक बेशर्म महिला जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती थी। निर्णय के दिन अदालत भरी हुई थी। रिश्तेदार, पत्रकार और उस स्कैंडल से आकर्षित जिज्ञासु। मार्सेलो मेरे पास बैठा था, पीला, अपने घुटनों पर हाथ रखे हुए। इन महीनों में उसने इतना वजन खो दिया था कि वह एक अलग व्यक्ति की तरह लग रहा था। जब जज ने झूरी से उनका फैसला पूछा, तो चुप्पी छा गई। क्या उन्होंने फैसला किया? हाँ, आपकी महिमा। आप आरोपी अद्रिया मेंडेज रुइस को धोखाधड़ी, जालसाजी और हत्या के प्रयास के आरोपों में कैसे पाते हैं? सभी आरोपों में दोषी। मैंने मार्सेलो को एक कांपती सांस छोड़ते सुना। मैंने कुछ नहीं महसूस किया, सिर्फ एक अजीब सुनसान, जैसे मेरे अंदर कुछ बुझ गया हो और फिर से चल नहीं सकता। जज ने अपना हथौड़ा मारा। सजा होगी 18 साल की जेल, बिना पैरोल के कम से कम 12 साल बिताने के बाद। 18 साल। अद्रिया की उम्र 32 थी। वह 50 साल की उम्र में बाहर आएगी, अगर वह बाहर आएगी। मैंने उसे हथकड़ी में खड़े देखा, 2 अधिकारियों के साथ। एक पल के लिए उसने मेरी ओर मुड़कर देखा। हमारी आंखें मिली। उसकी नजर में कोई गुस्सा नहीं था, न कोई पछतावा, सिर्फ एक रिक्तता। और फिर उसे अदालत से बाहर ले जाया गया। जर्मन सोलिस को 15 साल की सजा मिली। उसका करियर बर्बाद हो गया। उसकी प्रतिष्ठा ध्वस्त हो गई। सजा के बाद राफेल मुझे न्यायालय के हॉल में इंतजार कर रहा था। न्याय हुआ? उसने कहा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मुस्कुराने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। क्यों मैं बेहतर महसूस नहीं कर रही? उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। क्योंकि न्याय दर्द को मिटाता नहीं है एल्विरा, वो बस चक्र को पूरा करता है। बाकी वो तुम्हें करना है। वह सही था। 2 हफ्ते बाद झूठा वसीयतनामा आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया गया। 3 संपत्तियां जो अद्रिया ने चुराई थीं, मेरे नाम पर वापस आ गईं। 8 मिलियन रुपए जो उसने हिलाए थे, उनका पता लगाया गया और वसूल किया गया। जो कुछ भी जूलियन ने अपने जीवन में बनाया, वह फिर से वहीं लौट आया, जहां उसे हमेशा होना चाहिए था, अपनी असली परिवार के पास। लेकिन अब मुझे पैसे की परवाह नहीं थी। जो मेरे लिए महत्वपूर्ण था, वह कुछ और था। एक रविवार की शाम मार्सेलो मुझसे मिलने आया। उसके पास फूल थे, सफेद कुमुदनी, मेरे पसंदीदा। हम छत पर बैठे, शाम की धूप में, चिड़ियों की चहचहाहट के बीच। बहुत समय तक हमने कुछ नहीं कहा। अंततः उसने चुप्पी तोड़ी। माँ, मैं कभी भी तुम्हें पर्याप्त माफी नहीं मांग पाऊंगा। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे जरूरत है। उसकी आवाज टूट गई। मैंने तुम्हें निराश किया। मैंने पापा को निराश किया। मैंने उस औरत को सब कुछ नष्ट करने दिया। और सबसे बुरा यह है कि मैंने तुम्हें विश्वास नहीं किया। मैंने तुम्हें पागल कहा। जब तुम सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। तुम प्यार में थे, और प्यार अंधा कर देता है।
मुझे यह सबसे अच्छी तरह पता है। ये बहाना नहीं है, नहीं, लेकिन यह एक व्याख्या है। मैंने उसकी आंखों में देखा। बेटा, अद्रिया ने तुम्हें सिर्फ धोखा नहीं दिया, उसने हम सभी को धोखा दिया। वह अपने काम में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। और तुम तो बस खुश होना चाहते थे। इसमें कुछ गलत नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम मुझे कैसे माफ कर सकती हो? क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, और क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम्हारे पिता भी तुम्हें माफ कर देते। वह तुमसे प्यार करते थे, और जहां भी वह हैं, मैं जानती हूं कि वह सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। उसका दिल टूट गया। उसने सालों बाद पहली बार ऐसे रोया, और मैंने उसे उसी तरह गले लगाया जैसे जब वह बच्चा था, जब वह गिरता था और मेरे पास सांत्वना के लिए दौड़ कर आता था, क्योंकि यह कभी नहीं बदलता। एक बेटा हमेशा आपका बेटा रहेगा, चाहे कितना भी समय बीते, चाहे वह कितने भी गलतियां करे। एक माँ का प्यार बिना शर्त होता है। उसी महीने मैंने एक निर्णय लिया। मैंने उन 2 संपत्तियों को बेच दिया जिन्हें अद्रिया ने चुराने की कोशिश की थी। उस पैसे से मैंने अपने पोते के लिए एक ट्रस्ट फंड बनाया, जो मार्सेलो का बेटा था और जिसकी उम्र केवल 6 साल थी। एक मासूम बच्चा जिसने अपने दादा को खो दिया था, और अब वह बिना माँ के बड़ा होगा। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह सुरक्षित रहे, उसका भविष्य हो, और अद्रिया के झूठ उसकी जिंदगी को बर्बाद न कर सके। बाकी पैसे मैंने दान कर दिए। एक हिस्सा मैंने संत राफेल अस्पताल को दिया, यह शर्त रखते हुए कि वे कमजोर मरीजों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार करें। एक और हिस्सा मैंने बेघर लोगों के आश्रय को दिया, क्योंकि पतला ने मेरी जान बचाई थी। और अगर वह, जो समाज के लिए अदृश्य था, मेरा संरक्षक बन सकता है, तो फिर ऐसे हजारों लोग हैं जो एक मौका पाने के हकदार हैं। मैंने यह पहचान के लिए नहीं किया। मैंने यह इसलिए किया क्योंकि जूलियन भी यही करता, और क्योंकि मैंने अंततः कुछ ऐसा समझा जो मुझे पूरी जिंदगी सीखने में लगा। असली संपत्ति इस बात में नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि आप अपने पास जो है उसके साथ क्या करते हैं। ये इस बात में है कि आप उन लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। यह इस बात में है कि आप शांति से सोते हैं, ये जानते हुए कि आपने सही किया, भले ही कोई आपको न देख रहा हो। एक दोपहर, जब मैं जूलियन का अध्ययन व्यवस्थित कर रहा था, मैंने एक पत्र पाया। यह उसके एक पसंदीदा किताब के अंदर छिपा हुआ था। एक पत्र जो उसने कभी नहीं भेजा, मृत्यु से 2 हफ्ते पहले की तारीख वाला। उसमें लिखा था, एल्विरा, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मेरे साथ कुछ हुआ है। मुझे तुम्हें बताना है कि मैंने गलतियां की हैं। मैंने गलत व्यक्ति पर विश्वास किया। मैंने किसी को अपने जीवन में, हमारी वित्तीय स्थिति में, हमारे परिवार में बहुत अधिक आने दिया, और अब मुझे डर है। डर है कि क्या होगा। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो कृपया किसी पर विश्वास मत करना। जांच करना, लड़ना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम जितनी मजबूत हो उससे ज्यादा हो। तुम हमेशा से ऐसी रही हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मुझे खेद है। पत्र मेरे हाथों से गिर गया। जूलियन जानता था, किसी न किसी स्तर पर वह जानता था कि अद्रिया खतरनाक थी, और उसने मुझे चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन समय पर नहीं पहुंच सका। मैं उसकी कुर्सी पर बैठ गई, उसके किताबों के बीच, उसके सुगंध से जो अब भी डेस्क के चमड़े में बसी हुई थी। और मैंने नहीं, बल्कि समापन के लिए रोया, क्योंकि अंततः मैं उसे कह सकती थी, सब हो गया मेरे प्यार। मैंने जो करना था वह कर लिया। मैंने तुम्हारी रक्षा की, हमने एक दूसरे की रक्षा की। अब तुम आराम कर सकते हो। और मैंने पहली बार उसकी मृत्यु के बाद यह महसूस किया कि वह वास्तव में आराम कर रहा था, कि न्याय, हालांकि देर से, हालांकि अधूरा, गया था, और कि मैं 68 साल की एक महिला, जिसे कम आंक लिया गया, धोखा दिया गया, लगभग मारा गया, जीत गई, नफरत से नहीं, बदला लेने से नहीं, बल्कि गरिमा के साथ। और यह मैंने खोजा सबसे शक्तिशाली विजय थी। जांच के 6 महीने बाद, एक दिसंबर की सुबह, मैंने एक ऐसी आवश्यकता महसूस की जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। मुझे पतले से मिलना था।
उस आदमी से जिसने बिना जाने सब कुछ बदल दिया था। उस आदमी से जिसने एक ही निराशाजनक चिल्लाहट से मेरी जान बचाई और न्याय की नींव रखी। मुझे उसे देखे काफ़ी समय हो गया था। जाँच के बाद मैंने उसे एक छोटी सफाई कंपनी में काम दिलाया था। मैंने उसे एक साधारण कमरे में रखा था। उसे कपड़े, खाना, दवा के लिए पैसे दिए थे। लेकिन मैंने उसे कभी धन्यवाद नहीं कहा। सही मायने में, जिस तरह से वह हकदार था, मैंने उसे ढूँढने के लिए 2 दिन लगाए। वह अपने काम पर नहीं था, उसके कमरे में नहीं था, किसी ने उसे नहीं देखा। और फिर एक ठंडी दोपहर मैंने उसे उसी जगह पाया जहाँ सब शुरू हुआ था। मेरी गली के मोड़ पर, दीवार के खिलाफ बैठे हुए, वही पुरानी फटी हुई कपड़े पहने हुए, सब कुछ देने के बावजूद। मैं धीरे-धीरे उसके पास गई। उसने मेरी ओर देखा और मुझे पहचान लिया। "सिर्फ एल्विरा," उसने कहा। "मैं तुम्हें ढूँढ रहा था।" उसने उदासी से मुस्कुराया। "मुझे खेद है, मैं कमरे में नहीं रह सका। मैं काम पर नहीं रह सका। मैं वहाँ फिट नहीं बैठता। सड़क मेरी घर है। हमेशा से यही रहा है।" मैं उसके पास बैठ गई। मैंने लोगों की नज़रों को अनदेखा किया, जो गुज़र रहे थे। मैंने कंक्रीट की ठंड को अनदेखा किया। मैंने सब कुछ अनदेखा किया, केवल उसे छोड़कर। "मैं तुम्हें डाँटने नहीं आई। मैं तुम्हारा धन्यवाद करने आई हूँ।" उसने सिर हिलाया। "मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सब कुछ धन्यवाद देने की ज़रूरत है।" मैंने अपने बैग से एक लिफ़ाफ़ा निकाला। "तुम्हारे बिना मैं मर चुकी होती। तुम्हारी चिल्लाहट के बिना, तुम्हारी बहादुरी के बिना अद्रिया अपनी चालाकी से बच गई होती। इसीलिए मैं तुम्हें यह देना चाहती हूँ।" मैंने उसे लिफ़ाफ़ा बढ़ाया। उसने इसे काँपते हाथों से खोला। अंदर एक चेक था, 100,000 रुपए। उसकी आँखें आँसुओं से भर गईं। "मैडम, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो और तुम इसे लोगे, क्योंकि तुमने इसे कमाया है। इस पैसे के साथ जो चाहो करो। यात्रा करो, आराम करो या अगर चाहो तो दान कर दो। लेकिन इसे लो क्योंकि यह तुम्हारा है, क्योंकि तुमने एक जीवन को बचाया और इसका कोई मूल्य नहीं है।" उसने चेक को अपने सीने से दबाया, चुपचाप रोते हुए। "ये सिर्फ मेरा नहीं है," उसने आँसुओं में कहा। "ये मेरे पति का भी है। उसने मुझसे उस रात बात की।" मैं चौंक गई। "क्या?" मैंने उसे सपने में देखा। मैं उस मोड़ पर सो रहा था और अचानक उसे खड़ा देखा, मेरे सामने एक ग्रे सूट में मुस्कुराते हुए। उसने कहा, "मेरी पत्नी का ध्यान रखना। वो खतरे में है। उसे गाड़ी मत चलाने दो।" और जब मैं जागी, आप वहाँ थीं, कार में चढ़ते हुए, और मैंने चिल्लाया। मुझे नहीं पता क्यों। मैंने बस चिल्लाया। आँसू मेरे गालों पर बहने लगे। "जूलियन," मैंने फुसफुसाया। "वह उसे बहुत प्यार करता था मैडम। ये सपने में महसूस हुआ। बहुत।" मैंने आसमान की ओर देखा। सर्दियों के धूसर बादल धीरे-धीरे चल रहे थे। हवा में बारिश की महक थी। "धन्यवाद जूलियन," मैंने धीमे से कहा। "धन्यवाद मेरा ध्यान रखने के लिए। धन्यवाद जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब एक फरिश्ता भेजने के लिए।" पतला ने अपनी गंदे कोट की बाँह से आँसू पोंछे। "मैडम, क्या आप इन चीज़ों में विश्वास करती हैं? सपनों में? क्या मरे हुए लोग हमारी रक्षा करते हैं?" मैंने उसकी आँखों में देखा। पहले मैं विश्वास नहीं करती थी। मुझे लगता था कि सब कुछ संयोग है, संयोग। लेकिन अब मुझे पता है कि कुछ और है, कुछ ऐसा जो हम नहीं देख सकते। लेकिन जो वहाँ है, हमारी रक्षा कर रहा है, हमें मार्गदर्शन कर रहा है। जूलियन ने मुझे तुम्हारे पास भेजा और तुमने मुझे बचाया। ये कोई संयोग नहीं है, ये प्यार है। प्यार जो मृत्यु से परे है। हम थोड़ी देर वहाँ चुपचाप बैठे रहे। बस 2 लोग एक असंभव कहानी से जुड़े हुए, एक चिल्लाहट से, जिसने सब कुछ बदल दिया। अंत में मैं उठी। "अपना ध्यान रखना, पतला, और अगर कभी तुम्हें कुछ चाहिए, कुछ भी, मुझसे मिलना। मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ रहूँगी।" मुझे भी यही कहना है मैडम, हालाँकि मेरे पास देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। तुमने मुझे सब कुछ दिया। तुमने मुझे मेरी ज़िंदगी दी। मैं अपने घर वापस लौटी। मेरे दिल में पहले से ज़्यादा हल्का महसूस कर रही थी। जब मैं पहुँची, मैंने छत पर बैठी। वही जगह जहाँ जूलियन और मैं रविवार को चाय पीते थे। जहाँ हम यात्रा की योजनाएँ बनाते थे जो हमने कभी नहीं की।
जहां हम एक साथ बूढ़े होने का सपना देखते थे। और हालांकि वह शारीरिक रूप से नहीं था, मैंने बुगेंडिया के पेड़ की पत्तियों को हिलाते हुए हवा में उसकी उपस्थिति महसूस की, उन चिड़ियों की चहचहाहट में जिन्हें वो बहुत पसंद करता था। और बादलों के बीच से आती धूप की गर्मी में मैंने अपनी आंखें बंद की और बोली, अब तुम आराम कर सकते हो मेरे प्यार। अब सब ठीक है। मार्सेलो ठीक हो रहा है। हमारा पोता सुरक्षित है। अद्रिया ने जो किया उसके लिए कीमत चुकाई है और मैं शांति में हूं। धन्यवाद मेरा ध्यान रखने के लिए। धन्यवाद मुझे अकेला न छोड़ने के लिए। धन्यवाद मुझे इतना प्यार करने के लिए कि तुमने मुझे वहां से भी बचाने का तरीका खोजा। मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी जब तक हम फिर से नहीं मिलते। मैंने अपनी आंखें खोलीं और ठीक उसी समय एक सफेद तितली मेज के किनारे पर बैठ गई। वह वहीं स्थिर रही जैसे मुझे देख रही हो, और फिर ऊंची उड़ान भरकर आसमान की ओर चली गई। मैं मुस्कुराई क्योंकि मुझे पता था कि वह मुझे अलविदा कह रहा है। मुझे बता रहा है कि अब वह आखिरकार आराम कर सकता है। और मैं, 68 वर्षीय महिला जिसने अपने पति को खो दिया था, जिसने अपने परिवार द्वारा धोखा खाया था, जो मौत के बहुत करीब थी, मैं न केवल शारीरिक रूप से जीवित रही, बल्कि अपनी गरिमा को भी बनाए रखते हुए, अपने आत्मसम्मान को वापस पाते हुए, अपनी सच्चाई के साथ। और हालांकि रास्ता दर्दनाक था, हालांकि निशान अभी भी दुख देते थे, मुझे एक बात की पूरी तरह से निश्चितता थी। ये सब सहन करने योग्य था, क्योंकि सच्चाई हमेशा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि न्याय भले ही धीमा हो, हमेशा आता है। और क्योंकि एक महिला जो अपने हक की रक्षा करने का निर्णय लेती है, जो सही है, जो न्याय है, वह महिला अजेय है। और मैंने अभी अभी खोजा कि मैं हमेशा वह महिला थी। मुझे बस ये सब छीनने की जरूरत थी ताकि मैं समझ सकूं। ये कहानी मेरे दिल को एक ऐसे तरीके से छू गई जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि इसने मुझे याद दिलाया कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र कितनी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार आपको कम आंका गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना दर्द ढोते हैं। हमेशा, हमेशा आपके पास उठने, अपनी सच्चाई के लिए लड़ने, अपनी गरिमा वापस मांगने की शक्ति होती है। क्या आपने कभी पारिवारिक धोखे का सामना किया है? क्या आपको कभी खुद का बचाव करना पड़ा जब कोई आपको नहीं मानता था? मुझे अपनी कहानी बताएं। मुझे बताएं कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं, क्योंकि हर कहानी महत्वपूर्ण होती है, हर आवाज मायने रखती है। और हम मिलकर एक ऐसे समुदाय का निर्माण करते हैं जो हार नहीं मानता। अगर इस कहानी ने आपको छुआ, अगर इसने आपको कुछ महसूस कराया, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इसे लाइक करें। इसे किसी के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता है। और सब्सक्राइब करें ताकि हम अपनी जिंदगी की असली कहानियां साझा कर सकें, जो आपको याद दिलाती हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। क्योंकि असली संपत्ति उस चीज में नहीं है जो आपके पास है, बल्कि उस चीज में है जिसे आप नहीं होने देते। और सबसे मूल्यवान चीज जो आपके पास है, वह है आपकी गरिमा। इसे कभी मत बेचना। अगली कहानी में मिलते हैं, आपके प्यार से, आपकी कहानीकार जो कभी हार नहीं मानती।